हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट कंपनी लॉ। ठीक है, आज ही एक ही क्लास में कंप्लीट कंपनी लॉ डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट आपका सिलेबस में पूछा गया है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी क्या होता है, प्रॉस्पेक्टस क्या है, शेयर्स क्या है, डिवेंचर क्या होते हैं, कौन पर्सन को हम डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, कितनी मीटिंग्स होती है, सब हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बात करते हैं, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर बैच के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपका प्लेलिस्ट है जो कि आपको फॉलो करना है। और अभी तक हमने यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया, यूनिट 10 को कंप्लीट कर लिया, यूनिट सेकंड को कंप्लीट कर लिया, साथ ही साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्कस कर लिया है, पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। और ये सारी क्लासेस आपको इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। बात करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की, जो कि है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। सबसे पहले समझो कि कंपनी होती क्या है। कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। ठीक है, उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, कुछ एक कंपनी की लिमिटेड भी होती है, कुछ एक कंपनी आपकी प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, कुछ एक आपकी गवर्नमेंट या पब्लिक कंपनी भी हो सकती है। ठीक है, तो कंपनी बनाई क्यों जाती है? ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, कंपनी क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या रहता है कि प्रॉफिट अर्न करना है, बिजनेस करना है और बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करना है, उसे हम कंपनी कहते हैं। फर्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। बोले कि कंपनी को हम कब कहेंगे कि इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया? तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी रेफर करता है सेटिंग अप ऑफ कंपनी, जब जो है वो कंपनी बनाई जाती है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के अंडर जो कंपनी फॉर्म की जाती है, मतलब इस एक्ट के अंदर जो कंपनी फॉर्म की जाती है, तब हम कहते हैं कि ये कंपनी क्या है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इसका हो चुका है। अब एडवांटेजेस क्या है इनकॉर्पोरेशन करवाने की? देखो, इनकॉर्पोरेशन करवाने का मतलब क्या है कि हम कंपनी बना रहे हैं, लीगली कंपनी बना रहे हैं। लीगली कंपनी किस तरह से बनेगी? जब कंपनी आपकी बनाई जाएगी कंपनी एक्ट 2013 के अंडर। अब एडवांटेजेस क्या है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी करवाने की? ठीक है, तो फर्स्ट है आपका, कंपनी एक क्या है? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। ठीक है, कंपनी आपकी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, मतलब अलग से कंपनी को पहचान मिली होती है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती है। एंड इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, एक कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, उसको एक स्पेशल स्टेटस मिल चुका है। ठीक है, जैसे कि हमने पार्टनरशिप फर्म में लास्ट में हमने पार्टनरशिप एक्ट डिस्कस किया था, तो उसमें देखा था कि पार्टनरशिप फर्म जानी जाती है पार्टनर के नाम से। ठीक है, उसकी अलग से कोई आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन कंपनी की अपनी खुद की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। वो इंडिपेंडेंट होती है फ्रॉम ऑफ इट्स शेयर होल्डर एंड मेंबर। ठीक है, कि शेयर होल्डर और के मेंबर से जो है वो इंडिपेंडेंट होती है। कंपनी के मेंबर आते रहेंगे जाते रहेंगे, कंपनी की एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और कंपनी कैन डज ऑन प्रॉपर्टी, और कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपना एक नाम होता है, और बिकम अ सिग्नेटरीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये ठीक है कि हम कंपनी के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कंपनी के नाम पर आप केस भी फाइल कर सकते हैं, कंपनी पर आप मतलब हम कंपनी पर केस फाइल कर सकते हैं, कंपनी भी किसी थर्ड पर्सन पर केस फाइल कर सकती है। अब सेकंड है कि कॉर्पोरेट पर्सनालिटी डील किया गया है इन द डिटेल इन जूरिस्प्रूडेंस में। ठीक है, फिर है आपका, कंपनी को मिला है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब है कि कंपनी के मेंबर आते रहेंगे जाते रहेंगे, कंपनी की एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कि कंपनी जो है वो चली रहेगी जब तक उसको लीगली डिसॉल्व नहीं करवाया, जब तक कंपनी जो है वो बाउंड अप नहीं होती, तब तक जो है वो कंपनी बनी रहती है। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन मीन दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी, ठीक है, कि जो कंपनी है वो एग्जिस्ट करती है, ये डिपेंड नहीं करती किसी भी मेंबर पर, ना ही फाइनेंशियल स्टेटस पर। ऑल मेंबर जितने भी कंपनी के हैं, चाहे वो उनकी डेथ हो जाए, ठीक है, या वो बैंकरप्ट घोषित हो जाए, दिवालिया घोषित हो जाए, लेकिन कंपनी जो है वो डिसॉल्व नहीं होती। कंपनी तभी डिसॉल्व होती है जब लीगली तौर पर उसको मतलब खुद से कानूनी रूप से जो है वो डिसॉल्व करवाया जाए। ठीक है, तो कंपनी को एक परपेचुअल सक्सेशन भी मिला हुआ है। ठीक है, कि कंपनी के मेंबर आते रहेंगे जाते रहेंगे, कंपनी की एग्जिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अब बात करें जो कंपनी के शेयर्स होते हैं,
ठीक है, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी जब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे शेयर्स क्या होता है। ठीक है, अब मान लो कि कंपनी के एक शेयर होते हैं, ठीक है, वो ट्रांसफरेबल होते हैं। कंपनी शेयर्स ऑफ अ कंपनी जो है वो हम माने जाते हैं कि शेयर्स ऑफ कंपनी क्या है, मूवेबल और ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी जो है वो मानी जाती है कंपनी की। ठीक है, किसी भी पर्सन की। ठीक है, तो बोला है कि एक कोई मेंबर है, यदि वो अपने शेयर जो उसने खरीदे हैं, ठीक है, इन्वेस्ट किया है कंपनी में, तभी तो उसको शेयर मिले ना, ओपन मार्केट में। ठीक है, उसने शेयर जो है वो खरीदे हैं, यदि वो बेचना चाहता है किसी और को, ओपन मार्केट में सेल करना चाहता है, तो वो कर सकता है, कोई भी पर्सन। ठीक है, कंपनी से पैसा निकाले बिना अपना निवेश वापस पाने में वो सक्षम बनता है। ठीक है, कि जो शेयर होते हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो है वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में हमने क्या देखा था, एक पार्टनर अपनी जो कैपिटल है उसको शेयर नहीं कर सकता फर्म से, मतलब किसी तीसरे पर्सन को नहीं दे सकता। ठीक है, अपने नाम पर जो है, मतलब जो उसको उसकी कंपनी, फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर ने अपनी अपनी कैपिटल जो है वो लगाई होती है, अपनी पूंजी जो है वो लगाई होती है, तब क्या बनती है, पार्टनरशिप फर्म बनती है। यदि कोई पर्सन चाहे तो यहां से अपनी जिस कैपिटल को, ठीक है, किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। लेकिन आपका जो शेयर होते हैं कंपनी के, ठीक है, कोई पर्सन है जिसने शेयर परचेज करे हैं, वो ट्रांसफर कर सकता है किसी दूसरे पर्सन को। ठीक है, नेक्स्ट है कैपेसिटी टू स्यू, कि कंपनी को पावर है कि वो इंडिविजुअल पर केस फाइल कर सकती है, और किसी भी पर्सन को, इंडिविजुअल को पावर है कि आप कंपनी के नाम पर भी केस फाइल कर सकते हैं। अदर कंपनी द नेम ऑफ कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी के नाम पर भी केस फाइल कर सकती है। स्यू का क्या मतलब होता है, मुकदमा फाइल करना। लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है कि जो कंपनी के मेंबर होते हैं उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती। ठीक है, या तो जिन लोगों ने जिन्होंने शेयर खरीदे हैं, शेयर परचेज करे हैं कंपनी के, उनकी भी कोई लाइबिलिटी नहीं होती। ठीक है, वो बाउंड नहीं है पे करने के लिए मोर देन जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, या किसी की थर्ड पार्टी के साथ वो डील कर रहे हैं, ठीक है, उसको भुगतान करने के लिए वो लायबल नहीं है। जो लायबिलिटी रहती है कंपनी की वो लिमिटेड रहती है। लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू हिज शेयर इन द कंपनी एंड लायबिलिटी एंड ऑफ देयर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब बात करें मेन टॉपिक की कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, ये तो हमने देख लिया फीचर, क्या कुछ एडवांटेजेस हैं, यदि हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाएंगे तो क्या कुछ उसके फीचर हैं, क्या कुछ हम जो है वो फीचर देखते हैं कि इस इनकॉर्पोरेशन करवाने के क्या कुछ एडवांटेजेस हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कहां पर दिया है, चैप्टर नंबर 2 सेक्शन 3 to 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, इसमें बताया गया है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी होता क्या। ठीक है, और कंपनी कम इनटू एग्जिस्टेंस इज जनरली बाय द प्रोसेस रेफर टू द इनकॉर्पोरेशन। यहां पर बोला कि कंपनी आमतौर पर कब अस्तित्व में आती है, कब जो है हम कहेंगे कि ये कंपनी बन चुकी है। ठीक है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, यदि हमें किसी को कंपनी बनाना है तो हम कब कहेंगे, जब वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, जब वो लीगली तौर पर बन जाएगी। एक बार कंपनी जो है वो लीगली इनकॉर्पोरेट हो गई, ठीक है, तो उसको सेपरेट कुछ एक राइट दे दिया जाता है, जैसे कि सेपरेट डिस्टिंक्ट एंटिटी मिलती है, सेपरेट इसकी आइडेंटिटी होती है, और कंपनी जो है अपने नाम पर किसी के खिलाफ केस फाइल कर सकती है। एक कंपनी के खिलाफ दूसरी कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी पर केस फाइल किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करें कि वैसे तो आप सभी जानते हैं कि कंपनी चलाई किसके द्वारा जाती है, डायरेक्टर के द्वारा चलाई जाती है, लेकिन फिर भी कंपनी को एक लीगल पर्सन माना जाता है। जब हमने जूरिस्प्रूडेंस डिस्कस किया था, इस प्लेलिस्ट में आपको जूरिस्प्रूडेंस की सेशन भी मिल जाएगा, लीगल पर्सनालिटी वाला टॉपिक, जिसमें हमने देखा था कि 2 टाइप ऑफ पर्सन होते हैं। एक तो आपके नेचुरल पर्सन होते हैं, दूसरे होते हैं लीगल पर्सन। नेचुरल पर्सन क्या होने चाहिए, ह्यूमन बीइंग होने चाहिए, प्लस उनको राइट मिले होने चाहिए। लेकिन लीगल पर्सन हम उनको कंसीडर करते हैं या तो वो ह्यूमन बीइंग है, उनको राइट मिले, वो भी लीगल पर्सन होंगे, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये सब जो है वो आपके लीगल पर्सन माने जाते हैं, जिनको भी राइट रहता है कि वो किसी दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर लें। ठीक है, तो कंपनी भी क्या होती है, एक डिस्टिंक्ट लीगल इसको एंटिटी मिली होती है। ठीक है, और एक अलग से इसकी आइडेंटिटी है फ्रॉम दोज हु इन्वेस्ट देयर कैपिटल, उन लोगों
से जो है वो डिफरेंट इसको आइडेंटिटी मिली होती है जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया। आपने इन्वेस्ट किया, अपने बेनिफिट के लिए इन्वेस्ट किया होगा, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन या कंपनी के सेपरेट आइडेंटिटी पर, एंटिटी पर जो है वो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये एक सेपरेट एंटिटी है, कॉर्पोरेट बॉडी है, परपेचुअल सक्सेशन इसको मिला हुआ है। ठीक है, बात करते हैं यूजुअली फर्स्ट स्टेप क्या रहता है कंपनी का। ठीक है, यदि आपको इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी करना है, इनकॉर्पोरेशन मतलब कि आपको कंपनी बनानी है, तो फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, एक प्रमोटर होगा। ठीक है, प्रमोटर क्या करेगा, प्रमोशन करेगा कंपनी की। प्रमोशन वेयर द पर्सन, एक ऐसा पर्सन है वो कि प्रमोटर हो, उसे कहते हैं हम। ठीक है, वो प्रमोटर क्या करेगा, कंपनी की प्रमोशन करेगा। और प्रमोटर ऑल्सो एंटर होगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बिहाफ ऑफ कंपनी, कंपनी के बिहाफ पर जो है वो किसी लोग, बाहर के लोगों के साथ क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और लोगों को कहेगा कि हम अपनी कंपनी बनाने लगे हैं, आप आओ और हमारी कंपनी में क्या करो, इन्वेस्ट करो। तो सबसे पहले क्या की जाएगी, प्रमोशन की जाएगी कंपनी की। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये है। ठीक है, और कंपनी के बिहाफ पर जो है वो अपना किसी भी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। जब कंपनी को आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, ठीक है, एंड अरेंज शेयर इशूड इन द नेम ऑफ कंपनी, तो उस जो भी शेयर इशू किए जाएंगे, मतलब जिन लोगों को बोल रहा है वो पर्सन जो प्रमोटर है, वो ये कह रहा है कि हम कंपनी बनाने लगे हैं और आप आओ और हमारी कंपनी के साथ क्या करो, यहाँ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, अपने शेयर परचेज करो। ठीक है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो वो शेयर इशू करेगी नेम ऑफ कंपनी के नाम पर। ठीक है, अब बात करें प्रमोटर होता कौन है। प्रमोटर यहां पर डिफाइन किया गया है, एक ऐसा पर्सन जो कि प्रमोट करता है कंपनी को। किस सेक्शन में इसकी डेफिनेशन दी गई है, किसमें इसको डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 269 ऑफ कंपनीज एक्ट में जो है वो प्रमोटर डिफाइन करा गया। सेक्शन 3 में ये बोला गया है कि कंपनी जो भी फॉर्म की जाएगी वो उसका पर्पस क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, कि जो भी आप कंपनी बनाओ उसका पर्पस क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। फिर बोला कि यदि आप पब्लिक कंपनी बना रहे हो ना, तो मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए इसके, मिनिमम होने चाहिए आपके 7। ठीक है, पब्लिक कंपनी बनाने के। और यदि आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो 2 और मोर पर्सन, यानी कि मिनिमम होने चाहिए 2 और मोर पर्सन, जितने भी हो सकते हैं कंपनी में, वो कि हम बहुत डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कोई कोई कंपनी ऐसी होती है जो कि 1 पर्सन कंपनी भी होती। ठीक है, बात करें रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी की, सेकंड स्टेप क्या रहता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पहले तो आपने क्या कर दी, प्रमोशन कर दी, फिर सेकंड स्टेप है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कंपनी का। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज ऑब्टेन व्हाइल फाइलिंग एप्लीकेशन, कि आपको जो है वो फाइल करनी पड़ेगी एप्लीकेशन, किसके सामने, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, कि आप एक एप्लीकेशन जो है वो बनाओगे और आप उस एप्लीकेशन को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास दोगे, जो भी आपके एरिया में रजिस्ट्रार होगा कंपनी को बनाने, कंपनी का रजिस्टर करने वाला। ठीक है, उस एप्लीकेशन में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाओगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लगाओगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लगाओगे। ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ नॉमिनल कैपिटल जो है वो लगाओगे। ठीक है, अब हम जानते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, ये सब डॉक्यूमेंट आपने अटैच कर दिए, फिर आप जो है वो नोटिस ऑफ एड्रेस लगाओगे और रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफ अ कंपनी। ठीक है, जो भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है वो लगाओगे। ठीक है, वो भी साथ में जो है वो उसके एड्रेस की जो है वो नोटिस देंगे, मतलब उसकी सूचना जो है उसको देंगे। फिर आप क्या लगाओगे, कंपनी में कितने डायरेक्टर हैं, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, और जो कंसेंट है कि हम इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, जो कंसेंट लेटर है वो भी एवरी डायरेक्टर से जो है वो साइन होना चाहिए। ठीक है, अ डिक्लेरेशन दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट हैव बीन complied with, such declaration shall be signed by an advocate of the high court and supreme court। यहां पर बोला कि फाइनल में जो है वो लास्ट में आप डिक्लेरेशन भी लगाओगे, जैसे कि आप देखते हैं कि जब भी आप लोग केस फाइल करते हो, यहाँ पे भी एफिडेविट वगैरह देते हो, तो आप डिक्लेयर करते हो ना कि मैं जो ये कह रहा हूं, जितने भी मैंने ये डॉक्यूमेंट लगाए वो सही है। ठीक है, आप लास्ट में डिक्लेरेशन लगाओगे, सच डिक्लेरेशन जो है वो साइन होनी चाहिए, या तो आप एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट से जो है वो साइन करवा लो, या सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से साइन करवा लो, या तो ठीक है, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट
ठीक है, उससे जो है वो आप साइन करवा सकते हो, जो कि इंगेज है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में। ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये भी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में भी आता है और कई बार जो है वो अलग से एक टॉपिक भी आपको देखने को मिल सकता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी कैन बी रेफर, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बुक दिया होता है, मतलब आप जो कंपनी को बना रहे हैं ना उसके बारे में, क्या कुछ नाम है कंपनी का, क्या रजिस्टर्ड, कहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस है इसका, मतलब कहां पर आपने कंपनी का ऑफिस रजिस्टर्ड किया हुआ है, ठीक है, कहां पर सिचुएटेड है उसका सारा एड्रेस, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का, ठीक है, लाइबिलिटी कितनी बनती है कंपनी की, कैपिटल कितनी आपने जो है वो अपने पास रखी है इमरजेंसी के लिए, वो सब कुछ इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप जो है वो लिखोगे। मेमोरेंडम क्या होता है? एक स्टेट मेमोरेंडम एक जो है वो आप स्टेटमेंट देते हो, ठीक है, और मतलब ऐसी रूल बुक होती है जिसमें सब कुछ लिखा होता है, ठीक है, स्टेट्स द इन द फील्ड इन विच द कंपनी डू बिजनेस, कि आपने सब कुछ वहां पर मेंशन किया होगा उस रूल बुक में, उस बुक में जिसमें आपने कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, मतलब कंपनी को बनाने के लिए आपने कोई रूल बुक बनाई है, ठीक है, जिसमें आपने सब कुछ लिखा है, क्या कुछ बिजनेस आप करोगे, क्या ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, एज वेल एज किस टाइप का आप बिजनेस करोगे, और इन फ्यूचर में क्या कुछ प्लान है, तो ये सब आप जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताओगे। फर्स्ट है आपका नेम क्लॉज। नेम क्लॉज भी हम वन बाय वन देखेंगे, लेकिन नेम क्लॉज में क्या होगा, कंपनी का नाम क्या है, यूनिक नाम होना चाहिए, पहले किसी ने जो है वो वैसा सेम नाम नहीं रखा हो। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है कि रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में आप बिल्कुल करेक्ट एड्रेस उनको बताओगे। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है, लायबिलिटी क्लॉज क्या है, कैपिटल क्लॉज क्या है। अब बात करते हैं नेम क्लॉज की। तो यहां पर बोला ना कि जब भी आप कंपनी का नाम उनको दो, ठीक है, तो वो क्लॉज रिलेटेड नहीं होना चाहिए किसी दूसरी कंपनी के साथ, ठीक है, जो नेम है वो मिसलीड ना करे नेचर ऑफ बिजनेस को। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो ओपन कर रहे हो और आप जो है उसका नाम ब्यूटी केयर करके रख रहे हो, मतलब ब्यूटी केयर प्रोडक्ट आप बना रहे हो, मतलब जो नाम है ना वो आपका मिसलीड ना करता हो नेचर ऑफ बिजनेस को, ठीक है, जो भी आप कैरी आउट कर रहे हो कंपनी में, ठीक है, जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, ठीक है, उससे मिसलीड ना करता हो। और इफ यदि कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी है तो कंपनी के नाम के साथ लिमिटेड जरूर होना चाहिए, चाहे प्राइवेट लिमिटेड है या तो आपकी पब्लिक लिमिटेड है, ठीक है, तो लिमिटेड वर्ड जो है वो जरूर होना चाहिए, ठीक है। और दिस इन्फॉर्म the person contracted with the company and what the liability of member of the company, ठीक है, और साथ ही साथ आप उसमें ये भी लिखोगे कि किस किस मेंबर की क्या कुछ लाइबिलिटी रहेगी कंपनी में, मतलब कौन कौन सी पोस्ट पर आप किसी जिसको भी हायर करोगे तो उसकी क्या लाइबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सेकंड क्लॉज क्या है, मेमोरेंडम में स्टेटस मतलब बताया गया होगा किसका, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ठीक है, कि जहां पर भी आपका जो ऑफिस है, ठीक है, वो जहां पर भी स्थित है, जहां पर भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का सिचुएटेड है, उसके बारे में आप जो है वो फुल इंफॉर्मेशन दोगे, फुल एड्रेस दोगे। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, जब इनकॉर्पोरेशन हो गई कंपनी की, ठीक है, तो उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप एग्जैक्ट एड्रेस बताओगे जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस का है, ठीक है, और सेंड करोगे किसको, रजिस्ट्रार को। फिर थर्ड है आपका ऑब्जेक्टिव क्लॉज। इसमें ऑब्जेक्टिव क्लॉज में आप पर्पस लिखोगे कंपनी का, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और अदर ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, कि फर्स्ट सब क्लॉज में मेन ऑब्जेक्ट आएगा और अदर ऑब्जेक्ट भी क्या है वो भी आप जो है वो लिखोगे। फिर है लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज में ये बोला गया है कि यदि कंपनी की लाइबिलिटी जो है ना लिमिटेड है, ठीक है, तो आप जो है वो वहां पर लिमिटेड बताओगे कि प्राइवेट कंपनी लिमिटेड है, ठीक है, तो ये भी वहां पर मेंशन करोगे कि कंपनी की मेंबर की लाइबिलिटी जो है क्या वो लिमिटेड है, ठीक है, ये सब कुछ आप मेंशन करोगे। वेदर यदि लिमिटेड है, वाइट शेयर गारंटी और अनलिमिटेड, तो सब कुछ आप जो है वो हमें मेंशन करोगे, ठीक है। फिर है आपका कैपिटल क्लॉज, ठीक है, लास्ट में कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है, उसमें लास्ट क्लॉज रहेगा कैपिटल क्लॉज। यहां पर बोला है कि इसमें अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, जो भी कंपनी प्रपोज करेगी, ठीक है, टू बी रजिस्टर्ड, देन or the kind number and value of share into which the capital is to be divided, ठीक है, ये सब कुछ जो है वो कैपिटल क्लॉज में भी आप मेंशन करोगे।
फिर है नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो यहां पर बोला कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है जो कि कंपनी में होना चाहिए, ठीक है, कि विच इन द केस ऑफ सम कंपनी हैज टू बी रजिस्टर्ड विद द मेमोरेंडम, ठीक है। एक कंपनी यदि अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल कर दिया तो उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी फाइल करना पड़ता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, इंटरनल रेगुलेशन रहता है जिसमें लॉ के द्वारा यदि, ठीक है, कि लॉ के बाय लॉ नीडेड टू डिफाइन कि हाउ कंपनी भी एक्चुअली ऑपरेट, कि यहाँ पर जो ये बताया गया होता है कि कंपनी लॉ के द्वारा कि कंपनी जो है वो एक्चुअली किस तरीके से ऑपरेट कर रही है, ठीक है। और जब पूरी सेटिस्फेक्शन हो जाती है रजिस्ट्रार को, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितने क्लॉज थे वो सब आपने फिल कर दिए, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी जो है वो आपने उसमें सब कुछ मेंशन कर दिया, ठीक है। तो रजिस्ट्रार जो है वो कंपनी को उस अपने रजिस्टर्ड में रजिस्टर कर देगा, ठीक है, और एंटर कर देगा नेम, ठीक है, इन द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, ठीक है, और उस कंपनी का नाम उस रजिस्टर में एंटर कर देगा और इशू करेगा आपको सर्टिफिकेट, जो कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो माना जाता है, ठीक है। उस सर्टिफिकेट को हम क्या कहेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, एक सिग्निफिकेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लाई करता है कि इनफैक्ट, ठीक है, ये एक फैक्ट की तरह और ये प्रूफ है कि आपने कंपनी को रजिस्टर्ड करवा लिया है, आपने कंपनी जो बनाई है वो लीगली एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और ये सर्टिफिकेट ब्रिंग द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस एज अ लीगल पर्सन। ये सर्टिफिकेट हमें ये बताती है कि ये जो कंपनी है वो एग्जिस्ट करती है लीगल पर्सन की तरह, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट आपके पास क्या रहता है, प्रूफ रहता है, ठीक है। ये टाइप का प्रूफ है ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट, ठीक है, with respect of aforementioned matter have been complied with that the association is a company or authorized to be registered under this act, ठीक है। कि आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता क्या है, एक टाइप का प्रूफ है, ठीक है, जो कि आपको ये बताता है कि आपने उस कंपनी को लीगली तौर पर जो है वो इनकॉर्पोरेट करवा लिया है और ये कंपनी लीगल में एग्जिस्ट करती है, लीगली एज ए लीगल पर्सन की तरह जो है एग्जिस्ट करती है। अब है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जिसको हम जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, ठीक है, जो एक 150 ईयर पुराना जो है वो कंसेप्ट है, जो प्रोटेक्ट करता है जो आउटसाइडर है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट जो कि कंपनी के द्वारा एक्शन लिए जाते हैं, उनसे जो है वो उनको बचाता है, ठीक है। और ये डॉक्ट्राइन जो है ओरिजिनेट हुआ था इस लैंडमार्क केस के बाद, रॉयल ब्रिटिश बैंक, ठीक है, इस केस के बाद जो है वो, इस केस में जो है वो आपका ये डॉक्ट्रिन ओरिजिनेट हुआ था, जिसमें कंपनी के द्वारा जो भी एक्शन लिए जाते हैं उनसे जो आउटसाइडर हैं उनको बचाने का ये काम करती है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर, ठीक है, इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है। यहां पर बोला एनी पर्सन जो कि एंटर होता है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, विद कंपनी के साथ, शेल बी इंश्योर की ट्रांजैक्शन जो ऑथराइज बाय द आर्टिकल और मेमोरेंडम ऑफ कंपनी, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति है जो कि कंपनी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, उसको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो भी आपस में लेन देन कंपनी कर रही है, ठीक है, जो आर्टिकल और मेमोरेंडम ऑफ कंपनी के द्वारा अधिकृत होना चाहिए, ऑथराइज होना चाहिए, ठीक है। और नो कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है इंटरनल रेगुलरिटीज की, ठीक है, और इफ देयर आर द इनरेगुलरिटी आ जाती है देन कंपनी shall be held liable since the person acted on the ground of good faith, ठीक है। सो कंपनी इज लाइबल रहती है कि, ठीक है, कंपनी इज लाइबल फॉर एक्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, जो भी डायरेक्टर काम करते हैं उसके लिए कंपनी जो है वो लाइबल रहती है। और यदि अगेंस्ट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट है कोई भी काम, देन कंपनी जो है वो आपकी लाइबल रहती है, ठीक है। अब है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या होता है, अब सिंपली आप मतलब समझो कि अल्ट्रा वायरस होता क्या है। जो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस है वो फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट किया गया था इन द क्लासिक केस, ठीक है, ऐश्वर्य रेलवे कैरेज वर्सेस आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे, ठीक है। इस केस में जो है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस ओरिजिनेट किया गया था। ये डॉक्ट्राइन ये कहता है कि कंपनी जो है ऑथराइज है किसी एक्ट को करने के लिए, ठीक है, और यदि, ठीक है, और किसी भी एक्ट को करने के लिए कंपनी को ऑथराइज किया गया है, ठीक है, जो भी पावर दी गई है ना कंपनी की,
ठीक है, जो पावर दी गई है कंपनी को, ठीक है, उसी दायरे में रहकर जो है वो काम करेगी कंपनी। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जितनी पावर्स या जो भी पावर प्रोवाइड करी गई है बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा कंपनी को, वो उसी के दायरे में रहकर काम करेगी। ठीक है, और यदि फिर भी कंपनी जो है वो अपनी पावर्स के बियॉन्ड जाके कोई काम करती है तो हम उसको क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायरस एक्ट जो है वो कहते हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रोस्पेक्टस। अब इतना मान लो कि प्रोस्पेक्टस होता क्या है। ठीक है, तो हमने शुरू में क्या देखा था कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए एक प्रमोटर होता है जो कि क्या करता है, प्रमोशन करता है कंपनी की। तो वो प्रमोशन किससे करेगा, प्रोस्पेक्टस से ही तो करेगा। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि इशू किया जाता है पब्लिक, ठीक है, इशू किया जाता है पब्लिक कंपनी के द्वारा, ठीक है, या प्राइवेट कंपनी के द्वारा, जो भी कंपनी रहती है वो आपका इशू करती है एक डॉक्यूमेंट, जो कि इनविटेशन होता है, जनरल पब्लिक को इनवाइट किया जाता है, जनरल पब्लिक को इनविटेशन दिया जाता है कि आओ हमारी कंपनी में आके इन्वेस्ट करो। ठीक है, हमारी कंपनी में आके इन्वेस्ट करो, उसे हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा टू जनरल पब्लिक। ठीक है, कि इनवाइट किया जाता है जनरल पब्लिक को कि आप आओ और हमारी कंपनी में आके इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट किस तरीके से करेंगे, अब देखो कि आपको दो तीन कंसेप्ट इस साथ साथ में समझ आएंगे। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं और डिवेंचर क्या होता है। ठीक है, जब आपने प्रोस्पेक्टस दे दिया ना, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट आप जो है वो जनरल पब्लिक को प्रोस्पेक्टस बता रहे हो। अब देखो कि आप जब भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, किसी भी कॉलेज में आप गए होंगे, तो उनका भी अपना प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें उन्होंने सब कुछ मेंशन किया होता है कि क्या कुछ फैसिलिटीज कॉलेज में है, क्या यहाँ मूड कोर्ट कंपटीशन होते हैं, क्या डिबेट्स होती हैं, मतलब सब कुछ आपको आपने मेंशन किया होता है ताकि लोग क्या करें, इंप्रेस हो जाए आपके प्रोस्पेक्टस से और आपके कॉलेज में एडमिशन ले ले। तो वैसे ही कंपनी करती है कि कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है जो कि एक डॉक्यूमेंट होता है, जनरल पब्लिक को इनवाइट किया जाता है कि आओ और हमारी कंपनी में आके इन्वेस्ट करो। ठीक है, प्रोस्पेक्टस रेफर करता है एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि बुकलेट और ऑफर डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होती है, जिस बेस पर, जिस प्रोस्पेक्टस को देखकर जनरल पब्लिक जो है वो ये देखती है कि चलो कंपनी ठीक है, ठीक है, अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है, तो क्या हम यहाँ इस कंपनी में अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उनकी शेयर परचेज कर, ठीक है, और इन द सिक्योरिटी जो कि इशू की जा रही है कंपनी के द्वारा, ये सब आपको इंफॉर्मेशन किसमें दी जाती है, प्रोस्पेक्टस में दी जाती है। जो सेक्शन 2 है, क्लॉज 70 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 डिफाइन करता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मीन एनी डॉक्यूमेंट, ठीक है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि इशू एज अ प्रोस्पेक्ट, उसको इशू किया जाता है एज अ प्रोस्पेक्टस, और जिसमें इंक्लूड किया होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जो कि हम अभी देखेंगे कितने टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस होते हैं। ठीक है, एंड सेक्शन 32 में शेल प्रोस्पेक्टस के बारे में बताया गया है। ठीक है, सेक्शन 32 में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में बताया गया है। सेक्शन 31 में आपका शेल प्रोस्पेक्टस के बारे में बताया गया है, और ये भी बोला है कोई भी ऐसा नोटिस है, सर्कुलर है, एडवर्टाइजमेंट, अदर डॉक्यूमेंट जो कि इनवाइट करता है जनरल पब्लिक को कि आओ आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, हमारी सब्सक्रिप्शन लो, हमारे शेयर्स लो, ठीक है, वो आपका प्रोस्पेक्टस माना जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 में 4 टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस दिए होते हैं, एब्रिज प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और सेल्फ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अब है एब्रिज प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक ऐसा मेमोरेंडम, ऐसा प्रोस्पेक्टस, एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें, ठीक है, जो भी सेबी के द्वारा, ठीक है, आपका सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज, ठीक है, जो सेबी है, ठीक है, ठीक है, उसके द्वारा जो भी आपको फीचर बताए गए हैं वो सब कुछ उसमें मेंशन होते हैं। ठीक है, वो होता है आपका एवरेज प्रोस्पेक्टस। ठीक है, ठीक है, और सेबी की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, थोड़ा सा मेरे माइंड से निकल गया था, और मैं, ठीक है, सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है,
सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसमें जो भी आपकी स्पेसिफाइड करी गई है फीचर, वो सब इस प्रोस्पेक्टस में होते हैं। वो होता है आपका एवरेज प्रोस्पेक्टस। ये ऐसा टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें इंक्लूड किया गया होता है सारी की सारी इंफॉर्मेशन, मतलब समरी में आपको बताया गया होता है, जिसको देखकर इन्वेस्टर यदि इन्वेस्ट करना चाहता है, जो भी वो डिसीजन लेना चाहता है वो ले सकता है, ठीक है। मतलब सारा कुछ आप कंपनी के बारे में बिल्कुल ब्रीफ तरीके से समरी में जो है वो सारांश जो है वो दिया होता है, ठीक है। और कंपनी कैन नॉट इशू एन एप्लीकेशन फॉर्म for the purchase of the security unless the average prospectus company such a form, ठीक है। अब है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या है? डीम्ड प्रोस्पेक्टस, ठीक है। यहां पर बोला डीम्ड प्रोस्पेक्टस, ठीक है, जो कि आपका बताया गया है कंपनी एक्ट 2013 में, ठीक है, आप 25 सेक्शन में, ठीक है। यहां पर बोला है कि when कंपनी अलाउ करती है और एग्री करती है कि वो अलॉट करेगी कोई भी सिक्योरिटी, एनी सिक्योरिटी ऑफ कंपनी, ठीक है, द डॉक्यूमेंट जब हम उसको, ठीक है, जब बोला कि कंपनी अलॉट करती है, अलाउ करती है कि वो एग्री करेगी अलॉट एनी सिक्योरिटी टू ऑफ अ कंपनी, देन वो डॉक्यूमेंट, हम उस डॉक्यूमेंट को जो कि कंपनी अलॉट एग्री हो रही है अलॉट करने के लिए एनी सिक्योरिटी को, तो जो डॉक्यूमेंट होता है हम उसको मानेंगे कि ये क्या है? आपका डीम्ड प्रोस्पेक्टस है, जिसमें ऑफर किया जा रहा है इन्वेस्टर को कि आप आओ, ठीक है, और हमारी कंपनी में आके इन्वेस्ट करो। तो हम उसको क्या कहेंगे? आपका डीम्ड प्रोस्पेक्टस कहते हैं। एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट जहां पर ऑफर किया जा रहा है सेल करने के लिए सिक्योरिटी, शेयर्स को सेल करने के लिए पब्लिक, ठीक है, टू द पब्लिक, तो हम उस डॉक्यूमेंट को डीम्ड करेंगे, समझेंगे, मानेंगे कि ये क्या है? प्रोस्पेक्टस है, जिसमें कंपनी के बारे में ऑल इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ऐसा फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टर है जहां पर डिटेल नहीं दी गई होती है प्राइस एंड नंबर ऑफ शेयर के बारे में, और अमाउंट ऑफ इशू जो है कुछ भी मेंशन नहीं किया होता है, उसे हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। दिस मीन दैट इन द केस प्राइस इज नॉट डिस्क्लोज, जहां पर प्राइस जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया गया होता है, उसे हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। नंबर ऑफ शेयर नहीं बताया गया होता है, अपर एंड लोअर प्राइस जो है वो कुछ भी नहीं बताया होता है, उसे हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। अब है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस सेक्शन 31 ऑफ फाइनेंशियल सेक्शन 31 ऑफ कंपनीज एक्ट में दिया गया। यहां पर बोला जब भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, वो ऑफर करता है मोर सिक्योरिटी पब्लिक, और कंपनी जो प्रोवाइड करती है वैलिडिटी पीरियड प्रोस्पेक्टस का, ठीक है, जो कि वैलिडिटी पीरियड कितना बताया कि 1 ईयर से ज्यादा जो है वो आप किसी को भी वैलिडिटी पीरियड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो किस दिन से वैलिडिटी पीरियड स्टार्ट होगा? जब फर्स्ट ऑफर किया गया, जिसे हम शेल्फ प्रोस्पेक्टस कहते हैं। और ये बोला कि एक बार आप फिर शेल्फ प्रोस्पेक्टस किसी को इशू कर दे रहे हो तो बार बार आपको फर्दर ऑफर करने की जरूरत नहीं, ठीक है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम व्हेन फाइलिंग द शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब है इंपॉर्टेंट थोड़ा सा कि गोल्डन रूल क्या रहते हैं प्रोस्पेक्टस से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको सिर्फ इतना समझना है। गोल्डन रूल में ये कहा गया है कि जो भी आप, अब देखो कि हमने क्या देखा, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है, एक टाइप का पब्लिक डॉक्यूमेंट, एक टाइप का कंपनी के द्वारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है जो कि जनरल पब्लिक को दिया जा रहा है, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि आप आओ हमारी कंपनी में आके इन्वेस्ट करो। तो ये बोला कि आप जो भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जर्नल रूल ऑफ प्रोस्पेक्टस में ये बोला है कि आप जो भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो ट्रू होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, जिसको देखकर जनरल पब्लिक, जिसको देखकर आपकी रेडी होती है कि उसको इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब प्रोस्पेक्टस में आपने कुछ और लिख दिया है, रियलिटी में आप जो है वो कुछ और हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बोला कंपनी जो भी इशू करेगी प्रोस्पेक्टस को, वो ट्रू होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि जिसको देखकर ही तो पब्लिक परचेज कर रही है ना शेयर को, ठीक है। और कंपनी जो पीपल है वो रिलाई करते हैं, विश्वास करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है कंपनी के द्वारा वो आपकी ट्रू है, ठीक है। और जो भी कंपनी के द्वारा इशू किया जा रहा है प्रोस्पेक्टस, वो ट्रू होना चाहिए, स्ट्रिक्ट सेंस में होना चाहिए, ठीक है। ये है आपका जनरल रूल। अब कंटेंट्स क्या क्या होने चाहिए प्रोस्पेक्टस में? तो रजिस्टर्ड कंपनी ऑफिस एड्रेस, ठीक है, जहां भी आपने आपका ऑफिस रजिस्टर्ड जो है वो सिचुएट करता है, उसका एड्रेस, फुल एड्रेस, ठीक है, और कहां पर आपने उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई है वो भी आप जो है वो यहाँ पर मेंशन किया होना चाहिए। साथ ही साथ कंपनी सेक्रेटरी, ऑडिटर, बैंकर,
अदर अंडर राइटर, ठीक है, और जो भी उनके नाम है, एड्रेस है, सब कुछ आप उसमें मेंशन करोगे। साथ ही साथ ओपनिंग एंड डिस्क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, किस दिन को जो है वो आपकी कंपनी ओपन होती है, किस दिन को, क्या संडे को छुट्टी होती है, क्या नहीं होती, ये सब कुछ आप जो मेंशन करोगे। और अलॉटमेंट लेटर एंड रिफंड डिक्लेरेशन विद द प्रेस्क्राइब टाइम, ठीक है, ये सब आप जो है वो उसमें मेंशन करोगे कि अलॉटमेंट लेटर और रिफंड डिक्लेरेशन विद इन प्रेस्क्राइब टाइम, ये सब कुछ जो है उसमें आप मेंशन करोगे। साथ ही साथ एक ऐसी स्टेटमेंट ऑफ बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्टेटमेंट है, ठीक है, वो सब जो है वो आप उसमें मेंशन करोगे। अबाउट किससे रिलेटेड, अबाउट द बैंक अकाउंट वेयर द ऑल मनीज रिसीव आउट की गई है, आउट ऑफ शेयर इशू आर टू बी ट्रांसफर, ठीक है। और फिर बोला कि अंडर राइटिंग ऑफ इशू द डिटेल, ठीक है, उसमें सब कुछ जो है वो आप डिटेल में लिखोगे, डायरेक्टर के बारे में लिखोगे, ऑडिटर के बारे में आप मेंशन करोगे, और बैंकर कंसेंट, ठीक है, उनका कोई भी ओपिनियन, जो भी एक्सपर्ट ओपिनियन है, जो सब कुछ वहां पर मेंशन करोगे, ठीक है। और द अथॉरिटी फॉर एन इशू एंड डिटेल ऑफ रिजोल्यूशन पास देयर ऑफ, वो सब कुछ आप उसमें मेंशन करोगे। और प्रोसीजर एंड टाइम शेड्यूल फॉर अलॉटमेंट एंड इशू ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, ये सब जो है वो उसमें मेंशन करोगे। और ये भी लिखोगे कि क्या मेन ऑब्जेक्ट है कंपनी का, कहां पर लोकेशन आपकी कंपनी की है, ठीक है, ऑफ द प्रेजेंट बिजनेस ऑफ कंपनी, ठीक है, और पब्लिक ऑफर एंड द टर्म ऑफ प्रेजेंट इशू एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, सब कुछ जो आप उसमें मेंशन करोगे। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने की हो सकती है, कितने का आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, अमाउंट पेबल वे बाय द वे ऑफ प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर्स, अदरवाइज नो ऑन कैश, ठीक है, ये सब कुछ जो आप उसमें मेंशन करोगे। अपॉइंटमेंट एंड एनुमरेशन ऑफ डिटेल, जितने भी आपके डायरेक्टर हैं, 15 डायरेक्टर हैं या इससे ज्यादा भी हैं, ठीक है, वैसे तो 15 ही बताया जाता है कि 15 ही होने चाहिए, और यदि आपको इससे ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं तो आपको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ये हम डायरेक्टर वाले टॉपिक में बहुत डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो आप जो है वो सब कुछ मेंशन करोगे, जो भी अपॉइंटमेंट डेट है, क्या रेम्युनरेशन उनको दिया जाता है डायरेक्टर को, ये सब कुछ जो है वो उसमें मेंशन करोगे। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है शेयर एंड डिवेंचर का, ठीक है। तो शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, सेक्शन 43 टू लेकर 72 में जो है वो शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर के बारे में बोला गया। अब बोलो, हमने बोला था कि एक पर्सन जो कि प्रमोटर होगा, वो क्या करेगा, प्रोस्पेक्टस इशू करेगा, जो कि क्या होगी, एक इन्विटेशन दिया जाएगा पब्लिक को कि आओ और हमारी कंपनी में आके क्या करो, इन्वेस्ट करो, ठीक है, आओ और हमारी कंपनी में आके क्या करो, इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो वो इन्वेस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि वो शेयर परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, वो शेयर परचेज करना चाहते हैं, इसलिए जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। फॉर देखो कि एक कंपनी है, ए नाम की कंपनी है, एक नाम की कंपनी जनरल पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, और ये बोल रही है कि हमारा बहुत अच्छा 100 करोड़ रुपए का बिजनेस जो है, मतलब कंपनी है, ठीक है, नेटवर्थ उसकी 100 करोड़ है, बहुत अच्छा जो है वो बिजनेस चला हुआ है। जनरल पब्लिक को बोला जा रहा है कि आप जो है वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो और शेयर परचेज करते हो, जिससे आप क्या बन जाओगे, कंपनी के कुछ परसेंट ऑनर बन जाओगे, जितने भी परसेंट जो है वो आपस में शेयर परचेज करते हैं, ठीक है। और अब आपके माइंड में आ रहा होगा क्या कुछ बेनिफिट रहता है, अब सिर्फ सिर्फ कंपनी के थोड़े बहुत मालिक ही तो बनोगे, और क्या बेनिफिट रहता है, तो इसका भी हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे क्या कुछ बेनिफिट रहता है यदि कोई पर्सन शेयर लेता है, तो शेयर आपका परचेज करता है तो, ठीक है। तो इसमें कंपनी जो है वो जनरल पब्लिक को, ठीक है, यहां पर जनरल पब्लिक है, वो इसको बोल रही है कि आओ हमारी कंपनी में आके इन्वेस्ट करो और हमारे कुछ 1% शेयर परचेज करो और ऑनर बन जाओ, मेंबर बन जाओ, पार्ट बन जाओ कंपनी का, है ना। तो इसलिए, और जो भी कैपिटल, अब देखो कि यहाँ पर एक ही पर्सन थोड़ी ना शेयर खरीदेगा, बहुत ज्यादा पर्सन खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 लाख के भी किसी ने शेयर खरीदा, ठीक है, तो 100 पीपल जो है वो शेयर परचेज कर रहे हैं, तो हो गया ना 1 करोड़ रुपीज, ठीक है। जो ये 1 करोड़ रुपीज इकट्ठा होके कंपनी में आएगा तो हम उसको शेयर कैपिटल कहेंगे, ये पूंजी सारी शेयर से आई है, उसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब बात करें, कंपनी एक्ट डील करता है विद शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। एवरी कंपनी लिमिटेड होती है बाय इट्स शेयर और अपनी मस्ट हैव अ शेयर कैपिटल, और कंपनी के पास जो है वो कोई ना कोई शेयर कैपिटल जरूर होती है।
शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी रेफर करती है एक ऐसा अमाउंट जो इन्वेस्ट किया गया है किसके द्वारा, शेयर होल्डर के द्वारा। जिन भी लोगों ने शेयर परचेज करे हैं और कितने कितने पैसों के परचेज अपने शेयर परचेज करें, जो सारी की सारी मनी आपकी कंट्रीब्यूट हुई कंपनी में, उसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, आपकी शेयर कैपिटल है। ठीक है, फिर है कि शेयर होते क्या है, इंटरेस्ट होते हैं। जो भी पर्सन खरीद रहे हैं शेयर को, वो इंटरेस्ट ही तो हुए ना कि उनको कोई ना कोई बेनिफिट होगा। इंटरेस्ट ऑफ मेंबर होते हैं इन कंपनी में। अब डिवेंचर की बात कर लेते हैं। डिवेंचर क्या होता है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए समझना कि हमने बात करी कि ये पर्टिकुलर ए नाम की कंपनी ये प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है और लोगों को बोल रही है कि आओ हमारी कंपनी में आके इन्वेस्ट करो, जितनी भी परसेंट आप शेयर परचेज करोगे उतने परसेंट के आप ओनर बन जाओगे। दूसरा केस मान लो ये एक कंपनी है, ये जनरल पब्लिक को बोल रही है कि हमारी नेटवर्थ जो है वो 100 करोड़ रुपीस है कंपनी की। ठीक है, और आप जो है वो हमें क्या करो, लोन दो। ठीक है, शेयर्स होते हैं, वो लोग खुद से परचेज करते हैं शेयर को और कुछ परसेंट शेयर परचेज करके वो पार्ट बनते हैं कंपनी के, ऑनर बन जाते हैं कुछ परसेंट शेयर्स के। ठीक है, लेकिन डिवेंचर के केस में क्या होता है, यहां पर जनरल पब्लिक को कंपनी कहती है कि हमें आप क्या करो, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें 10 करोड़ रुपीस का लोन दे दो और आप हमारे क्रेडिटर बन जाओ। जब तक आपका ये लोन हम पे नहीं करेंगे, ठीक है, 10 करोड़ लिया ना, जब तक आपका ये लोन हम पे नहीं करेंगे तब तक जो भी कंपनी का इंटरेस्ट होगा, ठीक है, जो भी आपका इंटरेस्ट बनता होगा, जो भी ब्याज होगा वो हम आपको पे करते रहेंगे, उसे हम डिवेंचर कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो दोबारा से देख लो, बहुत अच्छे से समझ आएगा आ जाएगा। शेयर्स होते हैं जब आप इन्वेस्ट करके शेयर परचेज करते हो। डिवेंचर क्या होता है, जब कंपनी किसी पब्लिक को कहती है कि आप हमें लोन दे दो और उसके बदले में हम जितना भी इंटरेस्ट आपका बनेगा एनुअली मंथली, जितना भी इंटरेस्ट होगा वो आपको हम दे देंगे। ठीक है, और एक और वर्ड आता है डिविडेंड। ठीक है, जिसको कि अभी हम डिस्कस करेंगे। डिविडेंड वैसे होता क्या है यहीं पर बता देती हूँ। अब ये पर्सन है जो कि शेयर होल्डर है ना, जिन पर्सन ने शेयर परचेज करे हैं वो है आपके शेयर होल्डर। अब कंपनी, ठीक है, कंपनी जो भी प्रॉफिट साल भर में कमाती है, फॉर एग्जांपल के लिए कंपनी को प्रॉफिट हो गया 1 करोड़ का, ठीक है, 1 करोड़ का बेनिफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो ये जो जितने शेयर होल्डर हैं, फॉर एग्जांपल के लिए 100 लोगों ने शेयर आपके परचेज करे, 100 शेयर होल्डर है, तो इन शेयर होल्डर को इक्वली बेनिफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए, ठीक है, कि शेयर्स क्या है, ठीक है, एक ऐसी जनरल पब्लिक जिसको कि कंपनी ने कहा था कि आप आओ हमारी कंपनी में आके इन्वेस्ट करो, मतलब हमारी कंपनी को पैसा दो और शेयर परचेज करो। शेयर होल्डर जिन लोगों ने शेयर परचेज करे थे उनको बेनिफिट क्या होता है, ठीक है, उनको शेयर जो इन्वेस्ट करा है मनी वो तो मिलेगा, साथ ही साथ जो है वो उनको बेनिफिट में मिलेगा कंपनी की तरफ से। क्या, जो भी कंपनी को प्रॉफिट होगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा शेयर होल्डर में, उसे हम डिविडेंड कहते हैं। और डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर एक टाइप का लोन होता है जो कंपनी पब्लिक से लेती है और उनको एज ए क्रेडिट उनको कहती है कि आप हमें लोन दो और आप हमारे क्रेडिटर बन जाओ, और साथ ही साथ उनको इंटरेस्ट भी देती है। ठीक है, ठीक है, तो डिवेंचर क्या है, एक डेप्ट टूल है जो कि यूज किया जाता है कंपनी के द्वारा सपोर्ट लोन फ्रॉम लोन, लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, ये सपोर्ट करती है लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, यहाँ पर फंड जो कि बोरो कैपिटल, यहाँ पर बोले जो भी फंड है ना, ठीक है, जो उधार लिया जाता है लोगों से, कंपनी उधार लेती है, उसको हम डिवेंचर कहते हैं। ठीक है, और होल्डर ऑफ डिवेंचर जो है वो एक क्रेडिटर बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने कंपनी से लेना है, क्योंकि जो कि लेनदार बन जाते हैं। ठीक है, और सेक्शन 44 बात करता है शेयर्स की, डिवेंचर की और अदर इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनी इन अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर ऑफ इन अ कंपनी शेल मूवेबल प्रॉपर्टी। ये मानी जाती है जितने भी शेयर्स होते हैं, डिवेंचर होते हैं, कोई भी इंटरेस्ट है किसी मेंबर का कंपनी में, वो मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है। और ये ट्रांसफरेबल होती है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपने शेयर ट्रांसफर कर सकता है। एक पर्सन जिसने की लोन दिया है पहले कंपनी को, वो शेयर में भी, मतलब उसको एज अ शेयर में भी जो है वो कन्वर्ट कर सकता है और इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब जो भी लोन है उसको ये कहेगा कि चलो आपने मेरे से लोन दिया है, लोन तो मेरे को नहीं लेना, लेकिन मेरे को आप क्या कर दो, शेयर दे दो। जो कि हम अभी जैसे जैसे आप जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे
आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ डिफरेंस रहता है शेयर में, डिवेंचर में, ठीक है, तो हम आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब देखिए कि सेक्शन 2 क्लॉज 84 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में बोला गया है शेयर मीन क्या होता है। शेयर का क्या मतलब होता है? शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इंक्लूड स्टॉक। शेयर क्या होते हैं? जो कि कंपनी के शेयर्स होते हैं, ठीक है, जो कि लोगों के द्वारा इन्वेस्ट करके शेयर लिए जाते हैं। शेयर ऑफ अ कंपनी जो है इशू किए जाते हैं पब्लिक के द्वारा, इशू किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, किसको? पब्लिक को, ठीक है। जो भी पर्सन शेयर बाय करता है उसको अपॉर्चुनिटी होती है कि वो कंपनी का पार्ट जो है वो। काइंड ऑफ शेयर क्या होते हैं? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, यहीं पर बता देती हूँ, वैसे डिटेल में भी मेरे नोट्स जो है वो बनेंगे। इक्विटी शेयर क्या होते हैं और प्रेफरेंशियल शेयर क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर होते हैं जहां पर शेयर को जो बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है, और जो भी कैपिटल है, ठीक है, जो भी रेट ऑफ डिविडेंड है, ठीक है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया ना कि शेयर होल्डर, ठीक है, शेयर होल्डर को क्या मिलता है? आपका प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, जो भी प्रॉफिट कंपनी को हुआ है वो सभी शेयर होल्डर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो ये जो शेयर होल्डर हैं जिनको प्रॉफिट जब मिलता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। जहां पर ये डिविडेंड, ठीक है, जहां पर ये डिविडेंड आपका फिक्स किया गया है उसे हम प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। जहां पर आपका ये डिविडेंड का फिक्स नहीं किया गया है उसको हम क्या कहते हैं? इक्विटी शेयर कहते हैं। और जब भी कंपनी में बात आएगी, यदि कंपनी आपकी लिक्विडेशन में जा रही है, मतलब खत्म होने वाली है, डिसॉल्व होने वाली है, तो सबसे पहले, और कंपनी की एसेट्स को बेचकर, जैसे कि कंपनी की प्रॉपर्टी को बेचकर कंपनी के नुकसान की भरपाई करी जा रही है, तो सबसे पहले किन लोगों का जो है वो, जिन लोगों ने शेयर परचेज करे हैं तो किसके चुकाए जाएंगे? सबसे पहले प्रेफरेंशियल राइट इनको मिलेगा कि सबसे पहले इनके शेयर का भुगतान जो है वो किया जाएगा, प्रेफरेंस। अब आप समझो कि यदि आप बोले कि चलो इनको तो देखो कि इनका फिक्स पीरियड है, फिक्स रेट बताया गया है कि इनको कितने परसेंट बेनिफिट, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है, और डिविडेंड कहते हैं, ठीक है, यहां पर मत जाइएगा, थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग गलत भी हो गई है मेरे से, लेकिन आप कंसेप्ट समझने की कोशिश करो कि अब देखो कि डिविडेंड जिनका फिक्स किया गया है, और साथ ही साथ यदि कंपनी जो है वो डूबने वाली भी होगी तो सबसे पहले उन्हीं लोगों की भरपाई करी जाएगी, इन्हीं लोगों का पैसा जो है वो वापस किया जाएगा। तो लोग इक्विटी शेयर को क्यों खरीदेंगे? लोग इसलिए इक्विटी शेयर को खरीदेंगे क्योंकि यहाँ पर राइट टू वोट जो है वो उन लोगों को दिया होता है जो कि इक्विटी शेयर खरीदते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर जो लोग खरीदे उनको राइट टू वोट नहीं दिया गया होता, ठीक है। तो इक्विटी शेयर और ऑर्डिनरी शेयर का क्या मतलब है? जहां पर ऑल शेयर कैपिटल विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है, यहां पर बोला जो आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होती, ठीक है, उसे हम इक्विटी शेयर कहते हैं, ठीक है, यानी कि रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है, और द प्रॉफिट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करता है डेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, और ठीक है, मतलब डेट ऑफ डिविडेंड जो है वो आपका फिक्स नहीं किया गया होता है उन शेयर्स, उन शेयर का जिन्होंने आपके इक्विटी शेयर परचेज करे हैं, उन शेयर होल्डर को जिन्होंने आपने इक्विटी शेयर जो है वो परचेज करे हैं। यहाँ पर बोला कि ये जो डिविडेंड है वो आपके फिक्स किए जाते हैं कंपनी के मेंबर के द्वारा एनुअल जनरल मीटिंग में, और डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन बाय द कॉर्पोरेशन टू इट्स शेयर होल्डर। डिविडेंड क्या होती है? ऐसी मनी होती है, ऐसा प्रॉफिट मनी होती है जो कि कंपनी के, जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, जिन्होंने शेयर परचेज करे हैं, उन लोगों को ये प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इक्वली बांटा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन होता है बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर, और इक्विटी शेयर कैपिटल may be divided on the basis of the voting right और differential right, ठीक है, और जिन लोगों ने जो है अब इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो परचेज करा होता है, इक्विटी शेयर लिए होता है, उनको वोटिंग राइट मिलता है, और अदरवाइज अकॉर्डिंग टू द रूल, ठीक है, और ठीक है कि उनको वोटिंग राइट जो अदर राइट जो है वो मिलते हैं। अब बात करें प्रेफरेंस शेयर की। प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है? जो डिविडेंड है, जो कि उनको प्रॉफिट मिलने वाला होता है, वो आपका फिक्स किया हुआ होता है पहले से, और प्रीमियम जो है वो पेबल कंपेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर और स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पर बोला कि इन शेयर जो भी लोग हैं जिन्होंने ये प्रेफरेंस शेयर परचेज करे हैं, उनको
फिक्स्ड डिविडेंड जो है वो पे किया जाता है। डिविडेंड क्या होता है, हमने अभी देखा, प्रॉफिट मनी होती है किसकी, कंपनी की, जो कि इक्वली ही शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि रेट जो है वो आपका फिक्स किया गया है। ठीक है, और वो पेबल होता है। ठीक है, ठीक, सबसे पहले जो है वो प्रीमियम या प्राइमरी तौर पर जो है वो पे किया जाता है शेयर होल्डर को। ठीक है, एज कंपेयर आपका इक्विटी शेयर होल्डर के। ठीक है, सबसे पहले उन्हीं को जो है वो रिटर्न पैसे दिए जाते हैं, जो भी शेयर होल्डर के जितना भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है। कल यदि कंपनी कल को लिक्विडेशन में जा रही है तो यहाँ पर सबसे पहले इनका ही जो है वो हिसाब किताब किया जाता है। ठीक है, और ये बोला कि इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, जो फिक्स रेट है डिविडेंड का, ठीक है, वो आपका फिक्स किया गया होता है। ठीक है, और जो कि स्पेसिफाई किया होता है आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। और प्रेफरेंस शेयर हैज अ प्रेफरेंशियल राइट in respect of dividend at the fixed amount or the fixed rate, and a preferential right regarding the repay of a company on the binding up। ठीक है, और यहाँ पर बोला कि जो फिक्स अमाउंट होता है वो यदि फिक्स किया गया है, ठीक है, उन्होंने डिविडेंड का मनी जो है वो आपका फिक्स किया गया है, तो उनको प्रेफरेंशियल राइट रहता है। यदि कब कल को ऐसा हो कि कंपनी वाइंड अप होने वाली है, ठीक है, खत्म होने वाली है, तो उनको सबसे पहले रिपे किया जाएगा कैपिटल का। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, कि शेयर जो है एक वॉलंटरी, ट्रांसफर ऑफ शेयर एक वॉलंटरी एक्ट है, और फिनोमिनन ऑफ द ट्रांसफरिंग ऑफ ऑनरशिप, यहाँ पर आप जो शेयर को ट्रांसफर करके आप अपनी ऑनरशिप को, मतलब आपने जो शेयर परचेज करे थे, एक टाइप की ऑनरशिप आपको मिलती उस कंपनी के ऊपर, तो आप उसको 1% टू अनदर पर्सन जो है उसको ट्रांसफर कर सकते हो, और ये आपका बताया गया सेक्शन 56 ऑफ द एक्ट में। ठीक है, अब है आपका डिवेंचर। डिवेंचर हमने देखा कि एक ऐसी मनी होती है, ठीक है, जो कि लोन की फॉर्म में बोरो की जाती है पब्लिक से। ठीक है, और ये लोन मे हैव टू बी स्प्लिट ओवर द सेवरल यूनिट, और कई बार क्या होता है ना, ये आपका लोन अलग अलग पीपल से अलग अलग जो है वो लिया होता है। और डिवेंचर एक ग्रेट फाइनेंशियल टूल होता है जो कि शो करता है डेप्थ ऑफ बिजनेस को, आउटसाइड पार्टी या पब्लिक। ठीक है, और जहां पर लोगों को फिक्स रेट जो है वो दिया जाता है, जैसे कि कंपनी जो है वो इंटरेस्ट लगाती, बैंक जो है इंटरेस्ट लगाते हैं ना, ब्याज लगाते हैं, उसी तरह से जो लोगों को यहाँ पर पब्लिक को जो है वो इंटरेस्ट दिया जाता है। ये कंपनी क्या करती है ना, बैंक से लोन न लेते हुए किससे लेती है, जनरल पब्लिक से लेती है, और उनको कहती है कि आप जो है वो हमें लोन दे दो, आप हमारे क्रेडिटर बन जाओ, और इसमें हम क्या करेंगे, एनुअली में मतलब फाइनेंशियल मतलब हमें आपको क्या करेंगे, एक फिक्स इंटरेस्ट रेट जो है वो देंगे। ठीक है, ये होता है आपका डिवेंचर। ठीक है, और ये डिवेंचर कहां पर दिया गया है, आपका सेक्शन 71 में दिया गया है। अब टाइप ऑफ डिवेंचर क्या है, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस रिमिडेबल होते हैं, इरेमिडेबल होते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ रिडेम्पशन जो है वो डिवेंचर की स्पेसिफाई करी होती है, मेंशन की होती है, किसमें, डिवेंचर सर्टिफिकेट जो भी आपको इशू किया गया है, जिस दिन आपसे लोन लिया था कंपनी ने, और आपको एक डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू किया था, और आपको इसमें सर्टिफिकेट में ये मेंशन किया था कि आप कितना परसेंट जो है इंटरेस्ट मिलेगा, उसे हम रेमिडेबल डिवेंचर कहते हैं। और इरेमिडेबल डिवेंचर क्या होता है, ठीक है, कि जहां पर ये डेट जो है वो आपकी फिक्स नहीं करी गई है, ठीक है, और कंपनी नीड टू पे द डिवेंचर होल्डर, ठीक है, इट बिकम रिमिडेबल ओनली व्हेन द कंपनी गो इनटू द लिक्विडेशन, ये तभी जो है वो रिमिडेबल बनता है जब कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है। अब कुछ एक सिक्योर डिवेंचर होते हैं, ठीक है, जहां पर एज अ सिक्योरिटी कुछ दिया होता है, वैसे तो डिवेंचर में ऐसा होता है कि कंपनी के गुड फेथ और अच्छे विश्वास पर ही लोग जो है वो अपना पैसा लगाते हैं। ठीक है, चाहे वो शेयर्स हो गए या तो आपके डिवेंचर हो गए। डिवेंचर तो चलो लोन होता है, शेयर्स तो फिर भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला होता है कि आपको कुछ परसेंट आपने कंपनी के शेयर परचेज करें। लेकिन डिवेंचर में क्या होता है, यहाँ पर कंपनी जो है वो लोन लेती है, और कंपनी जो लोन लेती है लोगों से, ठीक है, तो उस पर जो इंटरेस्ट देती है उसे हम जो है क्या कहते हैं, आपका डिवेंचर कहते हैं। व्हेन डिवेंचर जब इशू किए गए थे बाय द वे ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, ठीक है, ओवर द एसेट्स, ठीक है, तो यहाँ पर उन लोगों को राइट रहता है कि वो यदि कंपनी कल को नहीं चुका पाए,
इस डिवेंचर को, तो आपको ये राइट रहता है कि आप क्लेम कर सकते हो एसेट्स ऑफ कंपनी को, ठीक है। इन डिवेंचर को हम क्या कहते हैं, सिक्योर। और कुछ जो है अनसिक्योर रहते हैं, मतलब जहां पर लोगों के पास राइट नहीं रहता कि वो क्लेम कर सकते हैं एसेट्स ऑफ कंपनी के, और कोई किसी भी तरह की उनको प्रोटेक्शन नहीं दी गई होती है टू द डिवेंचर होल्डर को, और तब हम कहते हैं कि ये क्या है, अनसिक्योर्ड डिवेंचर है। फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर होते हैं कुछ एक डिवेंचर को, जैसे कि कंपनी, कुछ लोग सोचें फॉर एग्जांपल के लिए, लोग सोचे कि चलो कंपनी ने हमसे जो है वो फॉर एग्जांपल के लिए 10 लाख रुपीस जो है वो लोन लिया है। अब 10 लाख का लोन लिया है, और यहाँ पर ये लोग, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए बिल नाम का पर्सन है, वो ये कहता है कि मेरे को आप क्या करो, ठीक है, कि मैं इस लोन को अपना शेयर्स में कन्वर्ट करवाना चाहता हूँ, मेरे को जितने 10 लाख के शेयर बनते हैं वो मेरे को दे दो, और मेरे को उन शेयर का मालिक जो है वो बना दो। तो कुछ एक फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर होते हैं, कुछ एक नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होते हैं, कि जहां पर इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी में जो है वो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता इस डिवेंचर को, ठीक है। और अब है बेस्ड ऑन रिकॉर्ड, कुछ एक रजिस्टर्ड डिवेंचर होते हैं जिनका नेम एड्रेस, इन केस इट इज रजिस्टर्ड डिवेंचर, द नेम एड्रेस एंड अनदर नंबर ऑफ डिवेंचर एंड अदर डिटेल जो कि आपकी मेंशन करी होती है कंपनी के रजिस्टर्ड में, तब हम उसे कहते हैं कि ये रजिस्टर्ड डिवेंचर है। कुछ एक अनरजिस्टर्ड होते हैं जो कि मेंशन नहीं किया होता, ना जो उनका रिकॉर्ड, डिवेंचर, प्रिंसिपल अमाउंट कुछ भी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होता है, ठीक है। अब बात करें रजिस्टर्ड ऑफ डिवेंचर होल्डर क्या होता है, ठीक है। तो बोला कि कंपनी जो है इशू करती है डिवेंचर को, क्योंकि मेंटेन करना होता है कंपनी का, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप मेंटेन करो रजिस्टर्ड ऑफ डिवेंचर, कि किन किन लोगों से आपने जो है वो लोन लिया है, किनको आप कितना परसेंट जो है वो इंटरेस्ट दे रहे हो, ठीक है, और कौन जो है वो डिवेंचर सर्टिफिकेट होल्डर है, ये सब कुछ आप जो है इसमें मेंशन करो, जिसमें नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन ऑफ ईच डिवेंचर होल्डर, जिन जिन लोगों ने आपको उधार दिया, आपने उसका सर्टिफिकेट दिया है, डिवेंचर होल्डर का सर्टिफिकेट दिया है उन लोगों को, जिनके सभी के नाम यहाँ पर मेंशन करो। और द डिवेंचर होल्ड हेल्ड बाय ईच होल्डर, जो भी डिवेंचर आपके हर एक होल्डर के पास आपने दिए हैं, ठीक है, आपने जो सर्टिफिकेट दिया है, आप उसका जो है वो पूरा नेम, एड्रेस वगैरह लिखो, और एनुअली उनको कितना आप अमाउंट पे कर रहे हो, एनुअली आप जो है वो कितना अमाउंट उनको पे कर रहे हो वो भी यहाँ पर लिखो, और डेट भी वहां मेंशन करो जिस दिन वो पर्सन आपका क्या बना था, उसकी कंपनी का डिवेंचर बना था, ठीक है। और यदि कोई पर्सन डिवेंचर धारक नहीं भी रहता है तो आप वो डेट भी यहाँ पर मेंशन करोगे इस रजिस्टर में। अब यदि जितना कंसेप्ट हो चुका, आपको समझ में आ गया होगा, यदि नहीं आया है तो इस चार्ट के थ्रू जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है, कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इस चार्ट के थ्रू। अब शेयर क्या होते हैं, जो कि कंपनी के शेयर होते हैं, जो कि लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करके उन शेयर को परचेज करते हैं, हम उसको शेयर्स कहते हैं। डिवेंचर क्या होता है, जो कि बोरो कैपिटल होती है, उधार ली गई, लोन की फॉर्म में उधार ली गई कैपिटल होती है, जो कि कंपनी लेती है। अब होल्डर किसे मानते हैं, बोला कि एक पर्सन जो कि होल्ड करता है ऑनरशिप ऑफ शेयर्स, ठीक है, जो कि आपका इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी में, अपना मनी इन्वेस्ट कर रहा है, और साथ ही साथ क्या कर रहा है, शेयर परचेज कर रहा है, तो वो ओनर बनता है उन शेयर का, तो हम उसको शेयर होल्डर कहते हैं। और एक ऐसा पर्सन जो कि होल्ड कर रहा है ऑनरशिप ऑफ द डिवेंचर, ठीक है, उस वो होल्ड कर रहा है ऑनरशिप ऑफ डिवेंचर, इज कॉल्ड द डिवेंचर होल्डर। अब स्टेटस की बात करते हैं, ये है आपका शेयर्स, ठीक है, ये है शेयर और ये है डिवेंचर, ठीक है। तो एक पर्सन जो कि शेयर परचेज करता है वो ऑनर बनता है, कंपनी के कुछ एक परसेंट का ऑनर बनता है। और एक ऐसा पर्सन जिसने की कंपनी को उधार दिया है तो वो क्रेडिटर बनता है, कि वो पैसे लेगा कंपनी से, उधार जो दिया है वो कंपनी वापस भी तो करेगी, है ना। तो मोड ऑफ रिटर्न क्या होता है, शेयर होल्डर आर गिवन किए जाते हैं एज अ डिविडेंड, डिविडेंड की फॉर्म में, मतलब आपको बेनिफिट जो भी कंपनी को होता है वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो उसे हम डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर को जो है वो रिटर्न में मिलता है,
मनी, ठीक है। अब डिवेंचर जो होल्डर होता है उसे इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, जो उसने आपने पैसा दिया है ना, आप उसका हर साल क्या करते हो, ब्याज लेते रहते हो। पेमेंट ऑफ रिटर्न की बात करें, डिविडेंड कैन बी पेड टू द शेयर होल्डर, ठीक है, आउट ऑफ द प्रॉफिट। जो भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, हमने कब से यही तो डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी कंपनी को प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कंपनी के शेयर होल्डर में, ठीक है। तो यहां पर बोले डिविडेंड जो पेड किया जाता है शेयर होल्डर में आउट ऑफ प्रॉफिट, जो भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, जो भी आप कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है शेयर होल्डर। अब इंटरेस्ट क्या होता है डिवेंचर के केस में, क्या होता है कि डिवेंचर के फॉर्म, डिवेंचर जो है वो उन लोगों को जो कि डिवेंचर होल्डर होते हैं, जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है, उनको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, कैन बी पेड टू द डिवेंचर होल्डर रिगार्डलेस ऑफ द कंपनी हैज अर्न प्रॉफिट, ठीक है। अब वोटिंग राइट, जो शेयर होल्डर होते हैं उनको आपने वोटिंग राइट भी दिया है, डिवेंचर होल्डर होते हैं उनको वोटिंग राइट नहीं दिया है ना। कन्वर्जन, यदि आपने शेयर को कन्वर्ट करना है डिवेंचर में, आपने कहना है चलो मैंने 10 लाख के जो है वो क्या लिए थे, शेयर्स लिए हैं, अब मैं आपको क्या दे रहा हूँ एज अ, आप जो है लोन की फॉर्म में उसको रख लो। तो इस तरह के कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो डिवेंचर होल्डर है वो इजिली आपका कन्वर्ट करा सकता है अपने लोन को शेयर्स में, ठीक है। अब ट्रस्ट डीड की बात करी जाए तो शेयर्स के केस में जो है वो ट्रस्ट डीड इज नॉट कैरिड आउट ऑफ द शेयर, लेकिन डिवेंचर में जब भी कंपनी को लोन दिया जाता है वो ट्रस्ट के बेस पर ही जो है वो दिया जाता है, ठीक है। अब ये तो था टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे जो कि है आपका डायरेक्टर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मीटिंग, और हमारा सारा का सारा जितना भी कंपनी लॉ है वो डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगी, ठीक है। अदरवाइज फिर भी आप पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पॉज वगैरह करके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। नोट्स भी लेना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप से कॉन्टेक्ट करके जो है वो नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करें आप डायरेक्टर की, तो डायरेक्टर अब बहुत अच्छे से जानते हैं कि कंपनी को भले ही हम लीगल पर्सन कंसीडर करते हैं, लेकिन कंपनी खुद तो नहीं चलती, इस जो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है उसको चलाने के लिए कोई ना कोई लिविंग पर्सन भी तो होना चाहिए ना, ह्यूमन एजेंट भी होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग भी होना चाहिए, ठीक है। तो बोला कि कॉर्पोरेशन जो एक्ट कर, ठीक है, जो हमारी कंपनी है ना, ठीक है, उसको चलाना पड़ता है लिविंग पर्सन के थ्रू ही चलाना पड़ता है, तभी तो वो कंपनी अच्छे से काम कर पाएगी ना। ये बहुत जरूरी है, नेसेसरी है कि कंपनी के बिजनेस को चलाने के लिए कोई ना कोई ह्यूमन एजेंट होना चाहिए। तो एक ऐसा डायरेक्टर, एक ऐसा पर्सन जिसको कि आप डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, बोर्ड ऑफ कंपनी अपॉइंट कर रही है, उसको हम डायरेक्टर कहते हैं। डायरेक्टर मीन एक ऐसा डायरेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है बोर्ड ऑफ कंपनी के द्वारा, उसे हम डायरेक्टर कहते हैं। सेक्शन 234 क्लॉज 34 में ये दिया गया, डायरेक्टर इज नॉट अ सर्वेंट ऑफ अ कंपनी। डायरेक्टर जो है वो आपका सर्वेंट नहीं होता कंपनी का, वो क्या होता है, कंट्रोलर होता है, जो अफेयर्स ऑफ कंपनी है ना उनको कंट्रोल करता है डायरेक्टर, ठीक है। तो डायरेक्टर इज नॉट अ सर्वेंट ऑफ अ कंपनी बट अ कंट्रोलर ऑफ अफेयर्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है। अब बात करें सेक्शन 149 में ये बोला है कि कंपनी में जो है वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करी गई कि मिनिमम कितने होने चाहिए, ठीक है। तो बोला कि यदि आप कंपनी पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट आपको 3 तो डायरेक्टर होने ही चाहिए पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट कंपनी की आप बात कर रहे हो तो 2 डायरेक्टर तो होने ही चाहिए। 1 पर्सन कंपनी है, एक पर्सन के द्वारा ही कंपनी चलाई गई है, तो उसमें एक ही डायरेक्टर होगा, ठीक है। तो सेक्शन 149 में ये बोला गया है कि कंपनी में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, पब्लिक कंपनी के लिए कितने होंगे, प्राइवेट के लिए कितने होंगे, और 1 पर्सन कंपनी के लिए कितना होगा। अब मिनिमम तो हमने देख लिया कि पब्लिक के लिए 3 होंगे, ठीक है, और आप प्राइवेट के लिए कितने होंगे, पब्लिक के लिए 3 होंगे, प्राइवेट के लिए 2 होंगे, और 1 पर्सन के लिए 1 डायरेक्टर होगा। अब मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं डायरेक्टर के, मिनिमम तो देख ले, अब मैक्सिमम कितने होंगे, 15 होंगे, 15 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और यदि आप कंपनी में 15 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब अ क्लास ऑफ कंपनी विल अपॉइंट अ वन वुमेन डायरेक्टर, ठीक है। यहाँ पर बोला कि कंपनी
जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं या गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन पास किया जाता है या तो उस गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया गया है, गवर्नमेंट ने आपका प्रेस्क्राइब किया है कि जो भी कंपनी के डायरेक्टर अपॉइंट किए जाता है ना, जिसमें एक पर्सन वुमेन डायरेक्टर जरूर होनी चाहिए। अब देखो कि सारी की सारी कंपनी में मेन से थोड़ी ना काम करता है, वुमेन भी करती है ना, फीमेल भी होती है। तो इसलिए बोला कि आप क्या करो कि एक जो है वो वुमेन डायरेक्टर को भी अपॉइंट कर दो, और देयर हैज टू बी एटलीस्ट वन सच डायरेक्टर। ठीक है, यहाँ पर बोला कि एटलीस्ट वो पर्सन डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, यदि आपने कोई फॉरेन कंपनी भी हमारे इंडिया में सिचुएटेड है तो एक ऐसा पर्सन डायरेक्टर होना चाहिए जो कि मतलब लास्ट ईयर में, जैसे अब हम 2023 में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 2022 में मतलब लास्ट ईयर जो भी आपका रहा होगा, ठीक है, उस टाइम लास्ट ईयर के 180 डेज जो है वो आपका इंडिया में रहता होना चाहिए, इस पर्सन को आप डायरेक्टर अपॉइंट करोगे। कंपनी की बात करी जा रही है, पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी के पास पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? 5 करोड़ का होना चाहिए, और कम और भी हो सकता है। यहां पर बोला जिस कंपनी के पास, ठीक है, जो कि आपकी पब्लिक कंपनी है, उसका शेयर कैपिटल क्या है, क्या क्या मतलब है कि ऐसे लोग जिन्होंने अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करा है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करके शेयर परचेज करें, और वो उसकी शेयर कैपिटल कितनी है, कितना अमाउंट उसको शेयर से ही आ रहा है, तो वो 5 करोड़ है। 5 करोड़ तक जो है वो लोगों ने इन्वेस्ट करा है, तो आप मान लीजिए कि 100 आपके 1000 तक जो है वो शेयर्स होंगे। तो एक डायरेक्टर जो है वो शेयर होल्डर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, शेयर होल्डर के द्वारा भी जो है वो एक पर्सन डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा। और स्मॉल शेयर होल्डर फॉर द पर्पज ऑफ मीन कि ऐसे शेयर और स्मॉल शेयर होल्डर को मिलाकर 1000 जो है वो होने चाहिए। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, और जो शेयर होल्डर का क्या मतलब है, जो स्मॉल शेयर होल्डर है, स्मॉल शेयर होल्डर है का क्या मतलब है, ऐसे लोग जिन्होंने कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया है, 20,000 रुपीज किया है या उससे कम किया है, उसे हम स्मॉल शेयर होल्डर कहेंगे। तो जितने भी शेयर होल्डर हैं, चाहे स्मॉल है, ठीक है, उनको मिलाकर आपके 1000 शेयर होल्डर हैं, तो वो शेयर होल्डर भी एक डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। और इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी एटलीस्ट 1/3 डायरेक्टर हैव बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, अब करें सेक्शन सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 149 डिफाइन करता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर स्टैंड फॉर द डायरेक्टर अदर देन अ मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर। यहां पर बोला कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर स्टैंड करता है, क्या हो, ऐसा डायरेक्टर जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर से अदर देन होना चाहिए, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर के अलावा, होल टाइम डायरेक्टर के अलावा, नॉमिनी डायरेक्टर के अलावा एक अलग से कोई डायरेक्टर है जो कि इंडिपेंडेंट होकर काम करता है। ठीक है, उसे हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहते हैं। वो एक ऐसा पर्सन है, ठीक है, विद द इंटीग्रिटी एंड हैज अ रेलिवेंट एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस है उसके पास। ठीक है, कि एक ऐसा पर्सन जो कोई ईमानदार हो और रेलिवेंट एक्सपर्ट होना चाहिए, रेलिवेंट उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए उसको किसी ना किसी फील्ड में। ठीक है, वो आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है। ठीक है, और एक ऐसा पर्सन जो कि आपका नॉट बी, ना तो वो प्रमोटर रहा हो कंपनी का कभी भी, ठीक है, ना ही तो फ्यूचर में, ना ही तो फ्यूचर में बने, ना ही तो उसको वो पास्ट में जो है वो या तो आपका प्रेजेंट में कभी भी प्रमोटर की तरह उसने काम ना करा हो कंपनी के लिए, उस पर्सन को हम क्या कहेंगे, डायरेक्टर कह सकते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में उसे चुना जा सकता है। ठीक है, और उसका किसी भी तरह से पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ, उसको भी हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। और यहाँ पर बोला कि एक ऐसा पर्सन जो कि मैनेजरियल पर्सनल से जो की पोजीशन में जो है ना हो, ना ही उसका रिलेटिव हो उस कंपनी का कोई एम्प्लॉय जो कि मैनेजर पर्सनल की पोजीशन में हो। ठीक है, उस पर्सन को जो है वो हम क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 5 ईयर के लिए चुना जा सकता है, और यदि उसको रीअपॉइंट भी करना है तो आप जो है वो 2 टाइम जो है वो उसको चुन सकते हैं, मतलब 5 करके, मतलब 10 ईयर के लिए उसको चुना जा सकता है। क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर की बात करी गई है, तो बोला कि मस्ट भी एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, उसी को हम कहेंगे कि ये डायरेक्टर है, तो एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। ठीक है,
और कंपनी और एंटरप्राइज कैन नॉट अपॉइंट अ डायरेक्टर, एक पर्सन को अपॉइंट नहीं करेगी वो कोई कंपनी उस पर्सन को डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करेगी जो कि एटलीस्ट वन डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी है शुड बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कि कम से कम जो है वो एक डायरेक्टर, यदि आपने कोई फॉरेन कंपनी भी इंडिया में लगाई है ना, तो एक डायरेक्टर उस कंपनी का इंडिया में रहता होना चाहिए। ठीक है, और यहां पर बोला कि एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, साथ ही साथ वो इंडिया का एटलीस्ट वन डायरेक्टर होना चाहिए। यदि आपने फॉरेन कंपनी भी इंडिया में लगाई है तो एक डायरेक्टर आपका इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। अब सेक्शन 164 में डिस्क्वालिफिकेशन दी गई कि किसको आप डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करोगे। तो एक ऐसा पर्सन जो कि आपका अनसाउंड माइंड है उसको आप डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करोगे, आपका अनसाउंड इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया है कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, उसको भी आप डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करोगे। या तो उसने अप्लाई किया है कि मेरे को आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, उसके लिए आप उसने कोई एप्लीकेशन फाइल करिए, तब भी आप उस पर्सन को डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करोगे। या तो उसको जो है वो 7 सालों तक कभी भी जेल हुई हो, या तो जिस प्रेजेंट टाइम में जैसे 7 साल की नहीं हुई है तो इस प्रेजेंट टाइम में उसको अभी से ले मतलब जिस दिन उसको आपका डायरेक्टर चुना जाना उससे लेकर 6 महीनों तक उसको जो है इम्प्रेजनमेंट ना हो। ठीक है, और कोर्ट के द्वारा डिस्क्वालीफाई ना किया हो। ठीक है, और कन्विक्ट नहीं होना चाहिए वो किसी भी तरह से किसी गलत काम के लिए, फ्रॉड के लिए। ठीक है, जो भी एलिजिबिलिटी होंगी, ठीक है, तो उस पर्सन को डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की। सेक्शन 152 में बताया गया है सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम और हु आर इंडिविजुअल एंड इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी और वन इंडिविजुअल एंड मेंबर, उसको माना जाएगा कि एक इंडिविजुअल है, ठीक है, उसको डीम्ड किया जाएगा कि वो आपका डायरेक्टर है, फर्स्ट पर्सन जिसको कि डायरेक्टर ऑफ कंपनी जो है वो आपका अपॉइंट किया जा रहा है। ठीक है, तो हम मतलब एक ऐसा पर्सन, ठीक है, यदि वन पर्सन कंपनी है ना तो एक ऐसा पर्सन, पहला पर्सन जिसको अपॉइंट किया जा रहा है उसे हम मान लेंगे कि ये आपका डायरेक्टर है कंपनी का। ठीक है, जनरल प्रोविजन क्या बताए गए हैं यहाँ पर, बोला कि एक डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा कंपनी इन जनरल मीटिंग में। ठीक है, एवरी डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा कंपनी की जनरल मीटिंग में। और डायरेक्टर के पास क्या होना चाहिए, DIN नंबर होना चाहिए, कंपल्सरी है ये। ठीक है, और डायरेक्टर की कंसेंट होनी चाहिए, रजिस्टर्ड और लिखित में कंसेंट होनी चाहिए। और रजिस्ट्रार, वो कंसेंट जो है वो रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी विद इन 30 डेज जिस दिन से उसको अपॉइंट किया गया है। और अंडर सेक्शन 142 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड करता है कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल शेल ऑल्सो, उनके पास पावर है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं डायरेक्टर को। और फॉर पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, है कि पब्लिक कंपनी के लिए या तो आप प्राइवेट कंपनी के लिए बात कर लो, 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर जो है वो कौन अपॉइंट करेंगे, शेयर होल्डर जिन्होंने शेयर परचेज करे हैं वो 2/3 डायरेक्टर जो है वो खुद से अपॉइंट करेंगे। और रिमेनिंग जो बचेंगे 1/3 वो एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी के द्वारा जो है वो क्या चुने जाएंगे। ठीक है, ठीक है, देखो जनरल प्रोविजन क्या बोला कि एक जो भी डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है वो कंपनी की जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया जाता है। उस डायरेक्टर के पास DIN नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए जिस दिन भी उसे अपॉइंट किया जा रहा है डायरेक्टर के रूप में। ठीक है, दूसरा कि डायरेक्टर बनने के लिए उसकी आपकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए और वो कंसेंट आप रजिस्ट्रार को जो है वो भेजोगे विद इन 30 डेज में जिस दिन से आपने उसको अपॉइंट किया है। और बोला कि कंपनी, कोई भी कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसको अपॉइंट कर, उसको भी पावर है कि वो अपॉइंट करना चाहे डायरेक्टर को तो वो अपॉइंट कर सकता है। और इसके अलावा ये भी बोला गया है यदि कोई पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, तो 2/3 डायरेक्टर जो है ना, ठीक है, 2/3 डायरेक्टर, 2/3 डायरेक्टर जो है वो आपके शेयर होल्डर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। और 1/3, ठीक है, 1/3 में जो डायरेक्टर है वो आर्टिकल ऑफ कंपनी के द्वारा, एज पर आर्टिकल ऑफ कंपनी के द्वारा जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे। और पब्लिक कंपनी विच इज नॉट सब्सिडरी ऑफ a private company which is not subsidiary of a public company, the article prescribe the manner appointed of all director। ठीक है, और यहाँ पर बोला कि यही बात बोली है कि नॉमिनी डायरेक्टर आर अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नमेंट और थर्ड पार्टी के द्वारा। ठीक है, तो ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
उसको देख लीजिएगा, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। जनरल प्रोविजन क्या है कि एक डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा जनरल मीटिंग में, DIN नंबर होना चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए, और पब्लिक कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनी के लिए 2/3 मेंबर जो है वो आपके शेयर होल्डर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, 1/3 जो है वो आपके आर्टिकल ऑफ कंपनी के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। पावर क्या है डायरेक्टर की? तो बोले पावर है डायरेक्टर के पास कि वो कॉल कर सकता है इन रिस्पेक्ट, यदि मनी अनपेड रहेगी और शेयर्स किसी ने परचेज कर लिया और पैसे दिए ही नहीं, तब भी वो लोगों को कॉल कर सकता है, कॉल बुला सकता है, टाइम टू टाइम मीटिंग अरेंज करवा सकता है, सीओ मोटो बेसिस पर जो है वो खुद से मीटिंग बुला सकता है डायरेक्टर, और इशू कर सकता है शेयर्स, डिवेंचर जो है वो अपना लोन ले सकता है कंपनी और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी के लिए, बोरो कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है फंड को फॉर द कंपनी के लिए, ठीक है, और अप्रूव कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट, अप्रूव कर सकता है बोनस ऑफ कंपनी एम्प्लॉय, ठीक है, कि कितना एम्प्लॉय को, मतलब जैसे दिवाली आ रही है तो उसको कितना बोनस मिलेगा, वो सब कुछ डायरेक्टर आपके क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं, ठीक है। तो डिक्लेयर कर सकता है वो डिविडेंड इन द कंपनी, ठीक है, और पावर है उसको ग्रांट करने की, लोन पावर है टू ग्रांट लोन और गिव गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन, ठीक है, कि वो गारंटी ले सकता है कि कंपनी चुकाएगी आपके लोन को, है ना, ऑथराइज बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, और ये सब जो है वो अमलगमेशन, मेजर और टेक ओवर, ये सब जो है उसको पावर है। अब ड्यूटी की बात करी गई है कि डायरेक्टर जो है वो आपका, उसकी क्या कुछ ड्यूटी है, सेक्शन 166 में उसकी ड्यूटी के बारे में बताया गया। तो बोला कि वो एक्ट करेगा गुड फेथ में, और वो एक्ट करेगा इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताया गया उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करेगा, और वो एक्ट करेगा कि वो, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी को प्रमोट करना, एज टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ कंपनी, और वो एक्ट करेगा इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, इंटरेस्ट के लिए काम करेगा कंपनी के लिए, वो एक्सरसाइज करेगा ड्यूटी विद ड्यू एंड रीजनेबल केयर के साथ, वो एक्सरसाइज करेगा इंडिपेंडेंट जजमेंट, ठीक है, मतलब एक स्वतंत्र निर्णय लेगा, ठीक है, कंपनी के बिहाफ पर, ठीक है, और ये बोला कि वो असाइन नहीं करता होना चाहिए कोई भी अदर कोई ऑफिस, वो अचीव ना करे, ठीक है, बोला कि कोई भी अन्य लाभ जो है वो उसके द्वारा प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए, मतलब वो अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए उस कंपनी में कोई काम ना करे, वो कंपनी के बेनिफिट के लिए जो है वो खुद से काम करे, ठीक है, और वो, उसको ये भी राइट है कि वो ऐसी सिचुएशन में यदि इन्वॉल्व नहीं भी होना चाहे, ठीक है, यदि कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है विद द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी के साथ, वो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, कौन कौन पर्सन जो है वो रिमूव कर सकते हैं, किस किस तरह से रिमूव किया जा सकता है डायरेक्टर को, तो यहाँ पर बोला कि डायरेक्टर जो रिमूव किया जाएगा वो खुद से रेजिग्नेशन देकर, यदि डायरेक्टर ने खुद से जो है वो रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है तब भी उसको रिमूव किया जा सकता है, कंपनी, ठीक है, विल होल्ड अ बोर्ड मीटिंग गिविंग 7 days अ क्लियर नोटिस, कि आप जो है वो 7 days का क्लियर नोटिस उसको देंगे, बोर्ड मीटिंग को दोगे, और क्लियर नोटिस मीन कि 7 days आप जो है वो 21 days जो आप पहले नोटिस दे दोगे, 7 days तक वो कंपनी के बोर्ड मीटिंग, मतलब मीटिंग जो है वो आपकी डिस्कस करेगी, क्या उसके रेजिग्नेशन को रिसीव आपका अप्रूव कर देना चाहिए, एक्सेप्ट कर देना चाहिए, नहीं करेगी, ठीक है, एक्सक्लूड किया जाएगा उन डेट को जिस दिन नोटिस सेंड किया गया और रिसीव किया गया, ठीक है, उसके अलावा 21 days की बात करेंगे, और फिर कंपनी का बोर्ड जो है, बोर्ड ऑफ जितने भी बोर्ड के मेंबर हैं, ठीक है, वो मीटिंग करेंगे और डिस्कस करेंगे कि, और डिसाइड करेंगे क्या इस रेजिग्नेशन लेटर को हमें एक्सेप्ट कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। एक बार बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया रेजिग्नेशन लेटर, तो ऐसा माना जाएगा कि जो पर्सन है उसने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ कंपनी है, वो पास करेंगे एक रेजोल्यूशन एक्सेप्टिंग द रेजिग्नेशन, और फॉर्मेलिटी जितनी भी हो जाती है, फुल नेम डायरेक्टर ऑफिशियली, जो भी फॉर्मेलिटी हो जाती है, तो ऑफिशियली तौर पर डायरेक्टर का नाम जो है वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। अब देखो कि बोर्ड मीटिंग में, पहले तो हमने डिस्कस कर लिया कि वो खुद से रेजिग्नेशन लेटर से रिमूव किया जा सकता है, दूसरा बोला कि यदि कोई पर्सन ना, ठीक है, कोई सही काम नहीं कर रहा, तो बोर्ड मीटिंग में, ठीक है, बोर्ड जो है वो मीटिंग बुलाई जाएगी, ठीक है, सभी निर्देशकों को 7 दिन का नोटिस देकर, जितने भी आपके ऑल डायरेक्टर हैं आप उनको 7 days का नोटिस दोगे,
और एक बोर्ड मीटिंग बुलाओगे, स्पेशल नोटिस दिया जाएगा, डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको जो है वो हटा दिया जाने वाला है, ठीक है, आप उसको रिमूव करने वाले हो, आप उसको पहले से ही नोटिस दे दोगे, ठीक है। सुओ मोटो एक्शन होता है जब खुद से कोई पर्सन या कोई अदर पर्सन पूरी कार्रवाई ना करके जो मीटिंग खुद जो बोर्ड मेंबर है, ठीक है, वो खुद से जो है वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं। और जिस दिन बोर्ड की मीटिंग होगी, ठीक है, और जो रेजोल्यूशन है, ठीक है, वो पास किया जाएगा इन मीटिंग में, ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड है, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर को इससे रिलेटेड है। तो आप जो है वो जनरल मीटिंग में 21 डेज का क्लियर नोटिस दोगे उन मेंबर को, ठीक है, और जितने भी मेंबर हैं बोर्ड में, ठीक है, तो आप उन सभी को नोटिस दोगे, ठीक है। और यदि डिसीजन नहीं लिया जा रहा है साफ साफ, तो आप वोटिंग भी अपना सकते हो, वोट करके भी जो भी मेजोरिटी में डिसीजन रहेगा वो आप दे सकते हो, ठीक है। और बिफोर पासिंग द रेजोल्यूशन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड विल बी गिवन अ डायरेक्शन, डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर बोला कि जिस दिन आप के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है, जो रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है बोर्ड के द्वारा, तो वो रेजोल्यूशन पास करने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी भी देंगे, आपको सुनने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आपने यदि कोई गलत काम किया है तो वो क्यों किया है, क्या कुछ उसके रीजन रहे हैं। और जिस दिन ये पास हो गया रेजोल्यूशन, तो कंप्लीट जितनी भी फॉर्मेलिटी रिमूव आपकी कंप्लीट होगी, तो डायरेक्टर को वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। और यदि अब सुओ मोटो एक्शन देख लिया, डायरेक्टर यदि खुद से रेजिग्नेशन लेटर दे दे तब भी रिमूव हो सकता है। और यदि वो अटेंड नहीं कर रहा है मीटिंग्स को, 3 बोर्ड मीटिंग को इन रो में, आज भी मीटिंग थी, आज भी नहीं अटेंड किया उसने, और 2 मंथ में भी मीटिंग थी, ठीक है, 2 मंथ के बाद भी मीटिंग थी, उसको भी अटेंड नहीं किया, उसके बाद एक और को अटेंड नहीं किया, तो यदि आप कंटिन्यू में जो है वो 3 मीटिंग अटेंड नहीं करते, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आप जो है वो, ऐसा डीम्ड किया जाएगा, ऐसा समझा जाएगा कि आप जो है वो ऑफिस छोड़ चुके हैं। एज पर द सेक्शन 167 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में ये बोला गया, डायरेक्टर डज नॉट अटेंड द बोर्ड ऑफ मीटिंग फॉर द 12 मंथ, ठीक है। और जिस दिन से स्टार्ट, ठीक है, जिस दिन से मीटिंग पहली थी उस दिन से आपने मीटिंग नहीं ली, मीटिंग अटेंड नहीं करी, और आप जो है वो कंटिन्यूस जो है वो आप अटेंड नहीं कर रहे हो मीटिंग को, ठीक है, बिना नोटिस दिए हुए, ठीक है। तो इवन आफ्टर गिविंग, यदि आपको नोटिस भी आ रहा है, ठीक है, आपको नोटिस भी दे दिया गया कि आप मीटिंग में नहीं आ रहे हो, तो फिर भी आप जो है वो अटेंड नहीं कर रहे हो मीटिंग को, तो ऐसा डीम्ड किया जाएगा, ऐसा समझा जाएगा कि ऑफिस जो है वो आपका विकेट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका मीटिंग, मीटिंग्स। अब देखोगे इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, कभी कंपनी जो है वो इतना बड़ा बिजनेस करती है, तो जब भी वो बिजनेस करेगी ना, तो उसमें कब कोई ना कोई प्लानिंग करनी पड़ती है, कोई ना कोई डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो जो मीटिंग होती है उसमें जितने भी आपके हायर अथॉरिटीज होती हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए या अदर जितने भी मेंबर हैं, शेयर होल्डर हैं, ठीक है, ये सब आपके मीटिंग करते हैं और डिसीजन लेते हैं कि हमारे फ्यूचर प्लान क्या है, ये सब जो है वो मीटिंग में डिसाइड करा जाता है, ठीक है। तब बात करते हैं कि कंपनी को कंसीडर किया जाता है लीगल एंटिटी जो कि सेपरेट है फ्रॉम इट्स मेंबर इन आई ऑफ लॉ में, और ऑल अफेयर्स जितने भी कंपनी के लिए जाते हैं वो प्रैक्टिकली कैरी आउट कर किए जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, जिसमें डायरेक्टर ही सबसे ज्यादा डिसीजन लेते हैं और बिजनेस को चलाते हैं, वो आपके मैनेज करते हैं अफेयर्स ऑफ अ कंपनी को। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कैरी आउट करते हैं दीज अफेयर्स विद इन द लिमिटेशन, और उनको पावर्स भी दी गई होती हैं, ठीक है, कि आप जो है डिसीजन ले सकते हो। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी में उनको बताया गया है कि क्या कुछ इनकी पावर है, और हमने भी डिस्कस किया कि क्या कुछ राइट एंड ड्यूटीज हैं डायरेक्टर की, ठीक है, तो वो उन ड्यूटीज को और पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टर ऑल्सो एक्सरसाइज कर सकते हैं पावर, ठीक है, अपनी कंसेंट से या अदर जितने भी मेंबर हैं ऑफ कंपनी है उनकी कंसेंट से जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं इन पावर को। उन मेंबर को, उन डायरेक्टर को ये भी राइट रहता है, ठीक है, कि द कंसेंट ऑफ अदर मेंबर इज इंश्योर्ड द जनरल मीटिंग हेल्ड बाय अ कंपनी, कि जब भी कंपनी के द्वारा आयोजित एक आम मीटिंग की जाएगी वो अन्य सदस्य जितने भी मेंबर हैं कंपनी के, उनकी सहमति से जो है वो की जाएगी।
और यदि कोई भी मिस्टेक कमिट करी गई है बोर्ड के द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, तो उसको कौन ठीक करेंगे? शेयर होल्डर जो है उसको रेक्टिफाइड करेंगे बाय द शेयर होल्डर। ऑल्सो कंसिडर एज अ ऑनर ऑफ अ कंपनी और एट द मीटिंग ऑफ अ कंपनी। ठीक है, अब शेयर होल्डर मीटिंग की बात करी जाए तो यहाँ पर बोला है कि जब भी शेयर होल्डर जो मीटिंग बुलाते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर भी वो तो बुलाते हैं ना मीटिंग को, यदि जब आपका कंपनी में सही से काम नहीं हो रहा है, तो शेयर होल्डर जो इस मीटिंग को बुलाते हैं, कंडक्टेड बाय शेयर होल्डर गिव द वर्डिक्ट ऑफ द डिसीजन टू सेट टेकन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, तो जो शेयर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उसके द्वारा जितने भी निर्णय यदि उठाए जाते हैं, ठीक है, यदि आपको स्टेप लेना है, जितने भी स्टेप पर शेयर धारकों को अपने फैसला देने के लिए भी जो है वो एक मीटिंग अरेंज करी जाती है। अब मीटिंग की बात करें तो मीटिंग आपकी मीटिंग्स होती है, एक बोर्ड मीटिंग होती है, एक बोर्ड मीटिंग हो गई, ठीक है, एक होती है आपकी जर्नल मीटिंग। ठीक है, और जर्नल मीटिंग फिर से डिवाइड करी गई एनुअल जर्नल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। ठीक है, और बोर्ड मीटिंग क्या होती है? जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा जो लीड की जाती है बोर्ड मीटिंग। जर्नल मीटिंग होती है जो कि आपका जर्नल इनफॉर्म में ली जाती है, जिसमें आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी आ जाते हैं, बाकी सभी लोग जितने भी मेंबर हैं कंपनी के वो आ जाते हैं। एनुअल जर्नल मीटिंग जो है वो आपकी साल में एक बार होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो किसी कंटीजेंसी या सर्कमस्टांसेस, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई इमरजेंसी वाली, तब बुलाई जाती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। बोर्ड मीटिंग यहाँ पर बोली गई है सेक्शन 173 में ऑफ कंपनीज एक्ट में प्रोवाइड किया गया है मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सरसाइज करते हैं अपने पावर और फंक्शन को, और दैट इज टू इंश्योर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सुपरवाइज द कंपनी इफेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पर यह सुनिश्चित करना है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो कंपनी को अपनी कुशलता से जो है वो सुपरवाइज कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होती है? ठीक है, तो जिस दिन से आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया ना, उस विद इन 30 डेज आप जो है वो फर्स्ट मीटिंग करोगे। नई नई कंपनी आपने ओपन करी, 30 डेज के अंदर जो है वो फर्स्ट मीटिंग की जाएगी। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यूज करते हैं अपना एक्सपर्टीज जिसमें उसको नॉलेज है, और नॉलेज और डिस्कस करते हैं स्ट्रैटेजीज की किस तरह से जो है वो हम क्या करेंगे, कंपनी को चलाएंगे। ये फर्स्ट मीटिंग में डिस्कस किया जाता है। टाइम एंड ड्यू डेट की बात करी गई है कि इन द ईयर नॉट लेस देन 4 मीटिंग, कि एक साल में 4 मीटिंग से कम तो मीटिंग होनी नहीं चाहिए। ठीक है, और नॉट मोर देन 4 मंथ, और 4 महीनों से ज्यादा जो है वो टाइम उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। मतलब आपको कम से कम 4 महीनों तक जो है वो एक मीटिंग अरेंज करनी पड़ेगी। शुड पास बिटवीन द टू मीटिंग। प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और यदि आप जो है वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते तो आप ऑडियो या वीडियो मीन से माध्यम से भी जो है वो प्रेजेंट हो सकते हो। तो डायरेक्टर आर नॉट रिक्वायर्ड टू फिजिकली प्रेजेंट इन द एवरी मीटिंग। ठीक है, वो प्रेजेंट हो सकते हैं आपके ऑडियो और वीडियो के माध्यम से। ठीक है, और यहाँ पर बोला कुछ है कि यदि आपको कुछ ऐसे इश्यूज हैं या कोई ऐसा मैटर पर आपको डिस्कस करना है जहां पर ऑडियो वीडियो मीटिंग जो है वो उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है, तो वहां पर जो है वो आना पड़ेगा डायरेक्टर को। ठीक है, और डायरेक्टर जो है वो ऑडियो वीडियो के माध्यम से यदि जुड़ना चाहता है तो उसकी परमिशन किसके द्वारा दी जाएगी? चेयरमैन के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, जो नोटिस यहाँ पर बोला कि एवरी डायरेक्टर को प्री नोटिफाई कर दिया जाएगा जिस भी दिन मीटिंग होगी, तो हर एक डायरेक्टर को जो भी उन्होंने रजिस्टर्ड एड्रेस पता बताया है आपका, ठीक है, तो मीटिंग से पहले जो है वो नॉट लेस देन 7 डेज, ठीक है, मीटिंग से पहले आप 7 दिनों तक से पहले, मतलब मीटिंग से 7 दिन पहले ही आपको नोटिस दे दिया जाएगा। ठीक है, और ठीक है, और बोला कि कोरम, कोरम में बोला कि कोरम क्या होता है? जहां पर मेंबर और डायरेक्टर जो इकट्ठे मिलकर जो मीटिंग करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि कोरम में कितने लोग होने चाहिए। तो टोटल मेंबर, जितने भी मेंबर है ना आपके टोटल, उसका 1/3 हिस्सा तो होना चाहिए उस कोरम में, और एटलीस्ट 2 डायरेक्टर भी होने चाहिए। ठीक है, अब बोला कि जो जर्नल मीटिंग है ना वो भी 2 टाइप की है, एनुअल जर्नल मीटिंग कहते हैं और आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग कहते हैं। तो एनुअल जर्नल मीटिंग होगी आपकी साल में एक बार। ठीक है, एवरी कंपनी, ठीक है, एवरी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी रिक्वायर्ड टू होल्ड अ जर्नल मीटिंग 1 ईयर। ठीक है, एक ईयर में तो एक मीटिंग होनी चाहिए जिसमें
आप जो है वो सब कुछ डिस्कस करोगे कि क्या प्रोग्रेस है कंपनी का, प्लान क्या है, फ्यूचर कोर्स ऑफ मतलब कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। मतलब सब कुछ आप एनुअली ही डिस्कस करोगे, कितना हमें प्रॉफिट हुआ इस ईयर, कितना प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट ईयर में आपकी क्या कुछ स्ट्रेटेजी है, आप किस तरह से जो है वो अपना फ्यूचर में क्या प्लान कर रहे हो कंपनी के लिए, तो वो सब कुछ जो है एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। और उस मीटिंग को पहले ही आपने नोटिफाई कर दिया है तो 21 डेज पहले ही आपको जो है वो नोटिस दे देना चाहिए एवरी मेंबर, जितने भी आपने उस जनरल एनुअल जनरल मीटिंग में बुलानी है तो, ठीक है। और ड्यू डेट ऑफ मीटिंग की बात करी गई है तो यहाँ पर बोला मीटिंग आर स्टिपुलेटेड टू बी द हेल्ड और विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर बोला कि जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा ना, मतलब जो कि आने वाला फाइनेंशियल ईयर होगा, तो आप जो है वो उसके विद इन 9th month, ठीक है। और फ्रॉम द क्लोजिंग 9th month से आप, मतलब आपको पता है ये फाइनेंशियल ईयर जो है वो इतने उस मंथ को समाप्त होने वाला है, तो आप उससे 9th month पहले ही क्या कर दो, एक मीटिंग अरेंज कर लो, या ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ अ कंपनी। और जिस दिन आपको पता है, ठीक है, या तो आपको पता है कि 6 month फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर, जिस दिन आपको पता है कि इस मंथ जो है वो हमारा फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने वाला है, तो आप 6 month पहले जो है वो उसकी मीटिंग अरेंज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर बोले टाइम elapsed बिटवीन द टू मीटिंग कैन नॉट बी मोर देन 15 months, जो है वो टाइम है दोनों मीटिंग के बीच में, तो वो 15 months से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, और यहाँ पर बोला ये सेक्शन आपका प्रोवाइड करता है कि ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के डिस्क्रिप्शन पर, रजिस्ट्रार की इच्छा से जो वो इस टाइम को एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन 3 month तक जो है वो एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, नॉट मोर देन 3 months, ठीक है। अब ट्रिब्यूनल कॉलिंग मीटिंग की कभी कभी ऐसा होता है ना कि इन केस फेलियर ऑफ होल्ड मीटिंग जाए, कि यदि इन केस कंपनी जो है वो आपकी फेल हो जाए मीटिंग अरेंज करने के लिए, तो ट्रिब्यूनल भी आपका मीटिंग बुला सकता है, ठीक है, जो कि आपकी क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, जो कि आपकी डिस्प्यूट को सॉल्व करती है, जो भी कंपनी में डिस्प्यूट होते हैं तो उसको सॉल्व करती है। तो यहाँ पर बोला कि वो भी ट्रिब्यूनल जो है आपका मीटिंग बुला सकता है। पनिशमेंट क्या बोला गया, यदि पर्सन, ठीक है, सेक्शन 99 में ऑफ कंपनीज एक्ट में प्रोवाइड किया गया है कि whosoever इज लाइबल फॉर अ डिफॉल्ट, यदि कोई पर्सन जो है वो डिफॉल्ट हो जाए, वुड बी पेनलाइज, यदि कोई भी डिफॉल्ट के लिए उत्तरदायी होता है तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, तो उसको फाइन देना पड़ेगा आपका 1 लाख रुपीज तक, और इसके अलावा भी एक्सटेंड किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होती है, सेक्शन 100 में जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में बोला गया है। यहाँ पर बोला कि कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर या कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाए जहां पर इमीडिएट एक्शन लेने की आपको जरूरत हो, तो आप कॉलिंग कर सकते हो मीटिंग के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ठीक है। और अदर जितने भी मेंबर हैं आपको जो है वो उन सभी को मीटिंग में बुलाना चाहते हो, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो आपके क्या कर सकते हो, बुला सकते हो, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग हेल्ड होगी बोथ कंपनी डायरेक्टर और ऑनर, ठीक है। और एटलीस्ट 1/10 ऑफ कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो उस टाइम होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो आप ये इतना समझ लो कि एनुअल जो होगी वो साल में एक बार होगी, जिसमें आप जो कंपनी के जितने भी अफेयर्स हो, जो भी काम वगैरह किया जा रहा है वो डिस्कस करेंगे, फ्यूचर के क्या प्लान है वो डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो आपकी इमीडिएट एक्शन लेने के लिए, ठीक है, के लिए जो है वो बुलाई जाती है। अब टाइम के बारे में बात करी गई तो यहाँ पर बोला कि द मीटिंग कॉल्ड बिटवीन द एनुअल जनरल मीटिंग टू डिस्कस रिक्वायर्ड सीरियस नेचर, ठीक है। और नेचर क्या रहता है बिजनेस का, यहाँ पर बोला कि मीटिंग्स जो भी बुलाई जाएंगी वो स्पेशल इन नेचर अदर देन अ डिस्कशन ऑफ द, यदि आप जो है वो डिस्कस करना चाहते हो डिविडेंड को, कितना आप शेयर होल्डर को प्रॉफिट दोगे, ऑडिटर के बारे में, या अर्जेंट कोई भी यदि इंपॉर्टेंट इंस्टांस है यहाँ पर आपको कोई एक्शन लेना है, तो आप जो है वो मीटिंग बुला सकते हैं। अदर मीटिंग की बात करी गई तो यहाँ पर बोला कि इन मीटिंग के अलावा भी अदर काइंड ऑफ मीटिंग हो सकती है, ठीक है। और देयर आर वेल डिफाइंड सेक्शन सच मीटिंग्स हैव टू बट have been part of a company or through the various judicial cases and interpretation, ठीक है, कि अलग अलग जो
अलग अलग केसेस आपको देखने को मिले हैं जहां पर अदर काइंड ऑफ मीटिंग की भी बात करी गई है, ठीक है। अब क्रेडिटर मीटिंग क्या होती है, ठीक है। अब हमने देखा कि डिवेंचर क्या होता है, जो कि लोन लिया जाता है जनरल पब्लिक से, और जनरल पब्लिक को बोला जाता है कि आप हमारे क्रेडिटर बन जाओ। तो यदि क्रेडिटर को कोई प्रॉब्लम है ना और वो मीटिंग अरेंज करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं, उसको हम क्रेडिटर मीटिंग कहते हैं, ठीक है। और मीटिंग ऑफ डिवेंचर होल्डर, ठीक है, वही क्रेडिटर वाला, कि यदि वो पर्सन जो कि डिवेंचर होल्डर हैं वो मीटिंग बुलाना चाहते हैं तो वो बिटवीन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और डिवेंचर होल्डर के बीच में जो है वो डिस्कस की जा सकती है, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि रिलेटेड है डिवेंचर से, ये सब कुछ जो है डिस्कस किया जाएगा। ऑडिट कमेटी मीटिंग भी होती है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने करवा दिया। और प्रोसीजर क्या है मीटिंग का, कि आप किस तरह से मीटिंग बुला सकते हो। तो सबसे पहले बोला कि आपको जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा, वेल डिफाइंड प्रोसीजर जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट है कि आप इशू करोगे एक नोटिफिकेशन, मतलब नोटिस जो है वो इशू करोगे जिस भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आपको बुलाना है, कंसर्न इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो और मीटिंग को आपको बुलाना है तो आप नोटिस इश्यू करोगे सबसे पहले, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। और कंटेंट्स ऑफ नोटिस क्या होगा, उस नोटिस में आप क्या क्या लिखोगे, प्लेस लिखोगे, टाइम लिखोगे, डेट लिखोगे, किस दिन जो है वो आपको मीटिंग में आना है, डिस्क्रिप्शन लिखोगे कि किस मैटर से रिलेटेड ये मीटिंग होने वाली है, और डिस्कस सम ब्रीफ अबाउट द बिजनेस, ठीक है। और ड्यूली साइन किया जाएगा, लिया जाएगा उस पर्सन को जिसको भी आप नोटिस भेज रहे हो कि उस पर्सन ने रिसीव कर लिया है वो नोटिस। कॉरम की बात करी गई है कि बोले द पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको भी आपने नोटिस दिया है ना मीटिंग का, कि वो आपका उस मीटिंग को अटेंड करें, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कि सभी पर्सन को जो है वो मेंटेन करना चाहिए क्वोरम, ठीक है, थ्रू आउट द मीटिंग, ठीक है। चेयरमैन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, एवरी मीटिंग जो कंपल्सरी प्रिजाइडेड बाय द चेयरमैन, चेयरपर्सन जो है वो प्रिजाइडेड करता है, जो कि अध्यक्ष माना जाता है। और चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आपका चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक पर्सन जो है वो आपका एक क्या माना जाता है, चेयरमैन माना जाता है किसका, मीटिंग का, ठीक है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन है उसे चेयरमैन माना जाता है मीटिंग का। और जितनी वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी वहां पर डिस्कशन की जाएगी मीटिंग्स में, और कंक्लूड क्या करना है, क्या कुछ लोगों ने वहां पर डिस्कस किया और फाइनल डिसीजन किसका लिया जाएगा, तो वो चेयरमैन जो है वो फाइनल डिसीजन लेंगे। तो वो बोला ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योर करना कि स्मूथ फंक्शनिंग चल सके, ये कौन डिसाइड करता है, आपका चेयरमैन। वो सिलेक्ट करता है जो कि आपको फाइनल डिसीजन देना है, थ्रू चाहे आप मेजोरिटी में डिसीजन लो, वोटिंग के थ्रू लो डिसीजन, वो सब कुछ जो है वो चेयरमैन ही डिसाइड करेगा। जो भी डिसीजन लिया जाएगा इन एवरी मीटिंग में उसको पास किया जाएगा रेजोल्यूशन की फॉर्म में, ठीक है। तो रेजोल्यूशन वोटिंग, वोटिंग की हमने बात देखी, जब भी क्या होता है कि डिस्कशन की जा रही है और मैटर जो है वो आपका अनडिसाइडेड रह जाता है, तो आप विद वोटिंग के साथ जो है उसको डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको एक एक स्लाइड्स को बता देती हूँ, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। ये इसका क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बोला गया था कि आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक मैनेजमेंट कंसेप्ट जहां पर कंपनी जो वो इंटीग्रल आपका इंटीग्रेट सोशल एंड एनवायरमेंट कंसर्न इन देयर बिजनेस ऑपरेट करती है, इंटरेक्शन विद स्टेक होल्डर के साथ। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरस्टूड है कि बाय द वे ऑफ जहां पर कंपनी अचीव करती है कुछ एक इकोनॉमिक एनवायरमेंट एंड सोशल गोल्स को, ठीक है। तो इसलिए जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट है। यदि आप पढ़ना चाहते हो, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था वो हमने डिस्कस कर लिया है। और इसी के साथ हमारा सेशन यहीं तक रहता है, काफी ज्यादा लंबा सेशन हो चुका है। और ठीक है, आप जानते हैं इतने बड़े बड़े सेशन रिकॉर्ड करना बहुत जो है वो मुश्किल रहता है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने शेयर लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और यदि आप यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट जो है वो आपको फॉलो करनी है। यहाँ आपको हर एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट रहेगा, कितना इम्पोर्टेंट है, वो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगी, और इस हिसाब से ही जो है वो यहाँ पर सेशन अपलोड किए जा रहे हैं। और ये आपका
टेलीग्राम ग्रुप है, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा कि किस तरह से जो है वो आपको सेशन अच्छा लगा। ठीक है, यदि कोई डाउट रहता है तब भी आप जो है वो फीडबैक दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थैंक यू सो मच। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।